हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं 12th क्लास मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर जिसका नाम है गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट चैप्टर 12th क्लास इकोनॉमिक्स के अंदर बच्चों के सबसे फेवरेट चैप्टर्स में से एक चैप्टर है, क्योंकि पूरा चैप्टर बहुत ही लॉजिकल, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट बजट चैप्टर। लेकिन दो तीन बातें याद रखना, एक तो वीडियो को बिना स्किप करे पूरी वीडियो देखना, और दूसरा जितनी चीज़ें मैं आपको पढ़ाते जाऊँगा हैंड टू हैंड आप उसको नोट भी करते रहना, ताकि आप जब फर्दर रिवीजन करो तो आपको सारी चीजें आसान लगे। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है हमारे गवर्नमेंट बजट। ठीक है, बोर्ड एग्जाम के अंदर 8 मार्क्स कम से कम ये चैप्टर इस बार हमारा कवर करने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि इस चैप्टर के अंदर हमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट बजट क्लियर करेंगे, उसके बाद गवर्नमेंट बजट के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, कुछ जानकारियां हैं, वो हम लोग देखेंगे। ऑब्जेक्टिव रहेगा, इंपॉर्टेंस रहेगा गवर्नमेंट बजट का, क्या होता है, हमारी सोसाइटी गवर्नमेंट बजट के अकॉर्डिंग क्यों काम करती है, हमारी गवर्नमेंट बजट के अकॉर्डिंग क्यों काम करती है, स्ट्रक्चर कैसा होता है गवर्नमेंट बजट का। ठीक है, उसके बाद बजट के अंदर रिसिप्ट, बजट के अंदर एक्सपेंडिचर, ये सारी चीजें हम लोग कवर करने वाले हैं। उसके बाद डेवलपमेंट और नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है अंडर द बजट। उसके बाद हम लोग देखेंगे प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर क्या होता है अंडर द बजट। और लास्ट में हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ बजट कितने तरीके के होते हैं, और इसी के अंदर हम लोग देखेंगे बजट डेफिसिट क्या होता है। और उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे, उसके बाद हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना बजट चैप्टर। लेकिन बजट चैप्टर को समझने से पहले आपको ये समझना होगा, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम है गवर्नमेंट बजट, और इसलिए हम गवर्नमेंट बजट का मतलब है कि हम गवर्नमेंट के बजट के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखो, आमतौर पे हम बात करते हैं सबसे पहले कि बजट का मतलब क्या होता है। सबसे पहली बात तो बजट हमेशा और हमेशा फ्यूचर के लिए बनाया जाता है। बजट कभी भी प्रेजेंट के लिए नहीं बनाया जाता, बजट कभी भी पास्ट को इंडिकेट नहीं करता है। बजट का सिंपल सा मतलब होता है एक सिंपल प्लानिंग, जो कि फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़ी हुई है। यानी पैसों से रिलेटेड जब भी हम कोई प्लानिंग करते हैं फ्यूचर के लिए, तो सिंपल हम उसको बजट कह देते हैं। और ऐसा नहीं कि बजट सिर्फ गवर्नमेंट ही बनाती है, बजट तो हर बंदा बनाता है। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि हमारे घर के अंदर भी बजट बनता है। अगर हमारे घर के अंदर कोई फंक्शन होने वाला है अगले महीने, या कोई शादी होने वाली है, तो हम एक एस्टिमेशन लगाते हैं कि हमारे पास पैसा कहां कहां से आ सकता है, और उस पैसे को हम कैसे कैसे खर्च करेंगे। क्योंकि भाई रिसोर्सेज यानी पैसा तो लिमिटेड है ना, तो पैसे को बहुत ही सोच समझकर खर्च करना पड़ता है। अगर हमने पैसे को इधर उधर वेस्ट कर दिया, तो जो नेसेसरी यानी जो बहुत ही जरूरी चीजें होंगी वहां पर हमारा पैसा क्या पड़ जाएगा, कम पड़ जाएगा। इसी तरीके से जब हमारे पापा सैलरी लेकर आने वाले होते हैं, तो उससे पहले ही हमारी मम्मी एक परफॉर्मा तैयार कर लेती है अपने दिमाग के अंदर कि जब सैलरी आएगी तो मकान मालिक को कितना देना है, राशन वाले को कितना देना है, इधर कितना देना है, उधर कितना देना है। तो ये परफॉर्मा दिमाग के अंदर तैयार हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि हमारी मम्मी भी जो पैसा आने वाला है वो कहां कहां खर्च होगा उसके बारे में एक अंदाजा लगा लेती है। सेम ऐसे ही बड़ी बड़ी फर्में भी इस चीज का अंदाजा लगाती है, छोटी फर्में भी अंदाजा लगाती है, कंपनियां भी इस चीज का अंदाजा लगाती है। यार, एक घर को चलाने के लिए आप सोचो कि जब बजट बनाना पड़ रहा है, तो ये तो फिर भी हमारा इतनी बड़ी इकोनॉमी है। हमारी इकोनॉमी के अंदर गरीब लोग भी हैं, अमीर लोग भी है, स्टूडेंट्स भी हैं, मेल भी है, फीमेल्स भी हैं। हमारे देश में हर कम्युनिटी, हर समाज के लोग रहते हैं। इतना हमारे बोल सकते हैं कि इतनी डाइवर्स हमारी इकोनॉमी है। तो क्या इतनी बड़ी इकोनॉमी को चलाने के लिए, जिसकी इतनी सारी जिम्मेदारियां सरकार के ऊपर है, तो क्या इतनी बड़ी इकोनॉमी को चलाने के लिए हमें प्लानिंग करने की जरूरत है कि नहीं है? तो सिंपली गवर्नमेंट भी क्या करती है कि अगले साल हमारे पास पैसा कहां से आ सकता है, और उस पैसे को हमें कैसे कैसे खर्च करना चाहिए अकॉर्डिंग टू नेशनल प्रायोरिटीज, हमारी देश की जरूरतों के अनुसार। इसी को हम लोग कह देते हैं बच्चों बजट। तो सिंपल अगर बोला जाए तो बजट क्या है? गवर्नमेंट बजट एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो गवर्नमेंट एक पर्टिकुलर डेट पर प्रिपेयर करती है, यह दिखाने के लिए कि अगले साल मेरे पास पैसा कहां कहां से आएगा, और देश की जरूरतों के अनुसार हम वो पैसा कहां कहां पर खर्च करेंगे। ठीक है, तो आइए, अगर एग्जाम के अंदर हमारा 1 नंबर का आ जाता है कि गवर्नमेंट बजट की डेफिनेशन बताओ, तो हम गवर्नमेंट बजट की डेफिनेशन को किस तरीके से लिख सकते हैं? बजट इज अ स्टेटमेंट। सबसे पहले तो बजट को बताया गया स्टेटमेंट। स्टेटमेंट कैसा है? ये एक लीगल स्टेटमेंट है जिसके अंदर क्या लिखा होता है? एस्टिमेट्स। एस्टिमेट्स का मतलब होता है अंदाजा लिखा होता है। किस चीज का अंदाजा लिखा होता है? गवर्नमेंट रिसिप्ट एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, कि कितना पैसा गवर्नमेंट के पास आ सकता है,
और कितना पैसा गवर्नमेंट खर्च कर सकती है। यानी कि आपको एक बात तो याद रखना है, बजट एक्चुअल नहीं होता, क्योंकि बजट फ्यूचर से जुड़ा हुआ है कि कितना पैसा आएगा और कितना पैसा खर्च करेंगे, और फ्यूचर को एग्जैक्टली प्रिडिक्ट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो बजट क्या होता है? एस्टिमेट्स होता है। एस्टिमेट्स मतलब इतना पैसा आ सकता है और इतना हम यहां पर खर्च कर सकते हैं। पीरियड ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या होता है? जनरली हमारा ईयर, जैसे कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स को पता है, लेकिन आर्ट्स वाले बच्चों को बता देता हूं कि एक हमारा कैलेंडर ईयर होता है और एक हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है। कैलेंडर ईयर होता है जो 1 जनवरी से स्टार्ट होकर 31 मार्च को एंड हो जाता है। लेकिन जितने भी फाइनेंशियल कामकाज होते हैं, यानी कि जितने भी फर्में होती हैं, कंपनियां होती हैं, बिजनेस वाले होते हैं, इवन हमारी गवर्नमेंट जो होती है वो 1 जैन से 31 दिसंबर को फॉलो नहीं करती, वो फॉलो करती है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च को। तो इसी को हम लोग क्या देते हैं? फाइनेंशियल पीरियड। फाइनेंशियल पीरियड का मतलब बजट 1 अप्रैल से लेकर कितने दिन के लिए बनाया जाता है? 31 मार्च के लिए बनाया जाता है ना। फिस्कल ईयर विच रन्स फ्रॉम द 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो कुल मिलाकर बजट क्या है? बजट एक ऐसा स्टेटमेंट है जो ये एस्टिमेट्स दिखाता है कि गवर्नमेंट के पास पैसा कहां से आएगा, गवर्नमेंट पैसा कहां खर्च कर सकती है किसी भी फाइनेंशियल ईयर के अंदर, जो 1 अप्रैल से 31 मार्च को एंड होता है। क्लियर? हम लोग बजट को बेटा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कहते हैं। गवर्नमेंट के बजट को गवर्नमेंट का एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कहा जाता है। आप सभी बच्चों को याद रखना है। तो ये तो हो गई गवर्नमेंट बजट की मीनिंग, जो हमारे एग्जाम के अंदर 1 नंबर की आ सकती है। अब आ जाते हैं हम लोग फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। बहुत ही इंपॉर्टेंट सी बात है, बजट जो है वो एस्टिमेटेड होता है, एक्चुअल नहीं होता। यार बजट फ्यूचर के लिए बनाया जा रहा है, तो फ्यूचर की कोई भी चीज तो बिल्कुल डिफाइन नहीं है ना कि ऐसा हो ही जाएगा। अब 2019 के अंदर जब गवर्नमेंट बजट बना रही थी 2020 का, तो गवर्नमेंट ने बोला एजुकेशन पे इतना खर्च होगा, हेल्थ पे इतना होगा, गवर्नमेंट ने बोला ये सड़कें बनेंगी, ये रोड बनेगा, ये डैम्स बनेगा, यहां पर मॉल बनेगा। लेकिन 2020 आया, कोरोना आ गया, गवर्नमेंट की सारी प्लानिंग धरी रह गई। गवर्नमेंट ने जो पैसा सोचा था एजुकेशन पे खर्च करूंगा, वो भी गवर्नमेंट को हेल्थ पे खर्च करना पड़ गया। तो बजट जो है वो क्या है? एक एस्टिमेट है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि गवर्नमेंट वही खर्च करे, मे बी कंडीशन के अकॉर्डिंग भी गवर्नमेंट खर्च कर सकती है। तो बजट एक एस्टिमेट है, वो एक्चुअल नहीं होता। बजट को एक साल में एक साल के लिए एक बार प्रिपेयर किया जाता है, एनुअली प्रिपेयर किया जाता है। अच्छा, बजट कोई ऐसी चीज नहीं है कि सरकार लोगों के ऊपर थोप देगी। बजट कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे सरकार लोगों के ऊपर थोप देगी, यानी कि गवर्नमेंट ने बोला जी ये मैंने बजट बनाया और ये देश के अंदर लागू हो गया। हमारा देश एक लोकतंत्र देश है। इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट अपनी मनमानी से बजट बनाकर और क्या कर सकती है, उसको पास नहीं कर सकती। गवर्नमेंट हमारे देश के अंदर बजट को पास करने के लिए पार्लियामेंट के अंदर वोटिंग होती है। जैसा कि आपने देखा होगा फैब के अंदर जब हमारा बजट पेश किया जाता है और फाइनेंस मिनिस्टर हमारे देश के अंदर बजट को पेश करती है, जैसा भी प्रेजेंट के अंदर निर्मला सीतारमण जी है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, तो वो फैब के अंदर जब बजट को पेश करेंगी तो फिर वो बजट को पढ़ती है। उसके बाद संसद के अंदर जितने भी लोग होते हैं उनमें बहस होती है। बजट के कुछ अच्छे फेसेस दिखाई देते हैं, कुछ बुरे फेसेस दिखाई देते हैं, उनके ऊपर फिर बहस होती है, फिर उनके ऊपर वोटिंग होती है। वोटिंग के बाद फिर बजट, अगर ज्यादा वोट उसके फेवर में पड़ गए तो बजट पास हो जाता है, अदरवाइज बजट के अंदर हमें कुछ ना कुछ अल्टरेशन करना पड़ता है। ठीक है, तो बजट जो होता है वो पार्लियामेंट के अंदर बिना पास करे आप देश के अंदर लागू नहीं कर सकते। अच्छा, बजट के अंदर जो प्लान किया जाता है वो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट होता है। यार एक बात बताओ, गवर्नमेंट जब बजट बना रही है, जैसा अभी लीडिंग गवर्नमेंट बीजेपी है, तो जब बीजेपी गवर्नमेंट में बजट बनाएगी तो वो अपने हिसाब से ही तो रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर को रखेगी। तो इसमें यही कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट अपने हिसाब से, लेकिन अपने हिसाब से कैसे? देश की प्रायोरिटीज को देखते हुए। अब देश के अंदर सबसे ज्यादा जरूरत है राशन बंटवाने की, लेकिन पता चल रहा है कि गवर्नमेंट इंटरटेनमेंट के सोर्सेज पे खर्च कर रही है, तो गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती। गवर्नमेंट देश की प्रायोरिटीज को ध्यान में रखते हुए अपने हिसाब से क्या करती है? एक्सपेंडिचर और रेवेन्यूज को बजट के अंदर शो करती है। देश के अंदर जो बजट होता है वो एक फिस्कल डिसिप्लिन बनाकर काम करता है। यार देखो, बिना सोचे समझे अगर आप पैसा खर्च करोगे ना तो पैसा वेस्ट कर दोगे। ये बड़े बड़े भी लोग कहते हैं, बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि पैसा सोच समझकर खर्च करना चाहिए। तो यही चीज हमारे देश की इकोनॉमी पे भी लागू होता है। हमारे देश की गवर्नमेंट जब पैसा सोच समझकर खर्च करती है तो गवर्नमेंट को पता होता है कि यार लिमिटेड पैसा है और यहाँ 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 इतना इतना खर्च करना है, तो एक डिसिप्लिन मैनर में पैसा खर्च होता है। तो बजट जो है हमारे देश के अंदर एक फिजिकल डिसिप्लिन बनाकर रखता है और रिसोर्सेस क्या
एलोकेशन बहुत बढ़िया तरीके से करता है। हमारे देश में जितने भी रिसोर्सेज हैं उन पे सभी लोगों का अधिकार है, तो बजट उन रिसोर्सेज को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करने में हमारी मदद करती है ताकि सभी लोगों के उस रिसोर्सेज का फायदा मिल जाए। हालांकि ये बात अभी आगे आने वाली भी है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव और इम्पोर्टेंस ऑफ द गवर्नमेंट बजट। हमारे देश के अंदर हमारे बजट का क्या इंपॉर्टेंस है या फिर ऑब्जेक्टिव है, क्यों हमारी इंडियन गवर्नमेंट बजट को इतनी शिद्दत से प्रिपेयर करती है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है, सबसे पहला, बजट हमारे देश में ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी करता है। यार बजट के द्वारा ही हमारे देश में गवर्नमेंट जो नेसेसरी रिसोर्सेज होती है उसे इंजेक्ट करने का काम करती है इकोनॉमी के अंदर। बजट के अंदर ही तो सरकार लिखती है कि यार हम इतने पुल बनवाएंगे, इतने डैम्स बनवाएंगे, इतनी PSUs खोलेंगे। बजट के अंदर ही सरकार जो है बहुत सारी चीज़ों की शुरुआत करने का फैसला लेती है। तो कुल मिलाकर ये बात है कि बजट के द्वारा ही गवर्नमेंट ये फैसला लेती है कि इकोनॉमी के अंदर कितना रिसोर्स गवर्नमेंट कितना पैसा डालने वाली है। तो हमारे देश का जो पूरा इकोनॉमिक ग्रोथ होता है वो बजट के ऊपर ही टिका हुआ होता है। तो तुमने देखा भी होगा जब बजट आता है तो पूरे, जब देश में बजट लागू किया जाता है फैब के अंदर, जब बजट को संसद में पढ़ा जाता है तो पूरे न्यूज़ चैनल पे पूरे दिन बजट 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 की बात होती रहती है, क्योंकि यार पूरे देश का एक तरीके से जो ग्रोथ है ना वो बजट के ऊपर टिका हुआ होता है। बजट हमारे देश के अंदर रिड्यूसिंग पॉइंट है हमारा, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड वेल्थ या रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। बहुत ही सिंपल सी बात है कि हमारे देश के अंदर जो हमारा बजट होता है वो इनकम की इनइक्वालिटीज को दूर करता है। हमारे देश में बहुत सारे रिच लोग हैं, ठीक है, जिनके पास लग्जरी कार हैं, ठीक है, उनके पास बढ़िया मकान है, उनके पास बहुत अच्छी इनकम है, उनके पास एक अच्छा लाइफस्टाइल है। लेकिन देश में वहीं पर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके पास खाने के लिए भी पैसा नहीं है, जिनके पास कपड़ों के लिए पैसा नहीं है, जिनके पास अच्छा घर नहीं है। तो गवर्नमेंट की कोशिश रहती है तो कहीं ना कहीं कि जो अमीर और गरीब का भेद है ना उसको देश में दूर किया जाए, क्योंकि अगर देश के अंदर इनइक्वालिटीज होगी तो ऐसा देश कभी भी तरक्की नहीं कर सकता है, क्योंकि ऐसे देश के अंदर सिर्फ अमीरों की तरक्की होगी, गरीबों की तरक्की नहीं होगी। तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है, गरीबों के ऊपर टैक्स नहीं लगाती, ये बिल्कुल ना के बराबर लगाती है। जिनकी इनकम जितनी ज्यादा होगी गवर्नमेंट उनसे उतना ही ज्यादा टैक्स लेगी और उनकी इनकम को कम करने की कोशिश करेगी, और उस पैसे का इस्तेमाल गवर्नमेंट गरीबों को पानी देता है, गरीबों को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई देंगे, गवर्नमेंट गरीबों के लिए आवास योजनाएं लेकर आती है, यानी कि फ्री में शेल्टर घर वगैरह प्रोवाइड करते हैं, फ्री में राशन की सप्लाई कर देते हैं, फ्री में उनके बच्चों को एजुकेशन देते हैं, फ्री में उनको हेल्थ सर्विसेज देते हैं, जिससे उनकी इनडायरेक्टली इनकम को बढ़ाया जाता है। तो ठीक है, इस तरीके से कहीं ना कहीं जो इनका जो भेद है, इनके बीच का जो गैप है, गवर्नमेंट इनको कम करने का काम करता है। तो बजट एक ऐसा सोर्स है जिसमें गवर्नमेंट ये बताती है कि हम अमीरों से कितना टैक्स लेंगे और उसका गरीबों को सब्सिडी देने में कितना इस्तेमाल करेंगे। तो हमारे देश में गवर्नमेंट अमीरों के ऊपर टैक्स लगाती है बजट के द्वारा और गरीबों को उस टैक्स का बेनिफिट देती है, जिससे हमारे देश में गवर्नमेंट अमीरों को और अमीर होने से और गरीबों को और गरीब होने से रोकने का काम करती है या इनके बीच का गैप कम करने का काम भी करती है। ठीक है, तो दो बड़ी बातें मैंने आपको बता दी कि बजट क्या कर रहा है। अगला है हमारा री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब ये री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब है कि देखो हमारे देश के अंदर अगर कोई भी रिसोर्स है तो उसमें सिर्फ अमीरों का अधिकार नहीं है। सबसे पहली बात तो आपको समझना होगा कि अगर हमारे देश के अंदर कोई भी रिसोर्स है तो उसमें सिर्फ अमीर लोगों का अधिकार नहीं है, उस पर गरीब लोगों का भी अधिकार है, सारे लोगों का उस पर अधिकार है। कुल मिलाकर बात यह। अच्छा, हमारे देश की गवर्नमेंट को बजट के द्वारा यह भी बताना होता है कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट किन चीज़ों के ऊपर, देखो हमारी इंडियन गवर्नमेंट के पास जो रिसोर्सेज हैं, जो संसाधन है, उनको किन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा खर्च करना और किन चीज़ों के ऊपर कम करना है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट के पास जो रिसोर्स है उसको बीड़ी सिगरेट तंबाकू के ऊपर ज़्यादा खर्च करना चाहिए या उसको एग्रीकल्चर के अंदर ज़्यादा खर्च करना चाहिए, यानी उनको राशन के प्रोडक्शन पे ज़्यादा खर्च करना चाहिए, तो कोई भी बच्चा मेरे को बोलेगा भैया हमारे देश के अंदर जो भी रिसोर्सेज हैं उसे सरकार को ज़्यादा खर्च करना चाहिए किसके ऊपर, फूड ग्रेन के ऊपर, यानी कि गेहूं के ऊपर, चावल के ऊपर और बीड़ी तंबाकू के ऊपर कम खर्च करना चाहिए। तो मैं यही चीज़ आपको समझा रहा हूं। जब हमारे देश की गवर्नमेंट अपने रिसोर्सेज को खर्च करती है तो बजट के द्वारा ही गवर्नमेंट ये बताती है कि मैं अपने रिसोर्सेज को किन चीज़ों पर ज़्यादा खर्च करूंगा और किन चीज़ों पर कम खर्च करूंगा। बात समझ में आई? इसी को हम लोग कहते हैं री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। गवर्नमेंट हार्मफुल चीज़ों के ऊपर
क्या करती है, कम रिसोर्स खर्च करती है या उनके ऊपर हैवी टैक्स लगाती है और उससे जो पैसा जनरेट होता है उसे उन चीज़ों के ऊपर खर्च करती है जो बहुत ही देश के अंदर नेसेसरी चीज़ें हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज गवर्नमेंट कैसे करती है। रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज करने के लिए गवर्नमेंट रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज करने के लिए गवर्नमेंट किसका इस्तेमाल करती है, टैक्स एंड सब्सिडी, फिर डायरेक्ट पार्टिसिपेशन इन द प्रोडक्शन। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के लिए टैक्स एंड सब्सिडी। गवर्नमेंट उन चीजों के ऊपर अपना रिसोर्सेज कम खर्च करती है जो हमारे देश के लिए हार्मफुल प्रोडक्ट है, जैसे लिक्विड, जैसे शराब वगैरह हो गया, सिगरेट वगैरह हो गया, ये सारी चीजें। और सरकार सब्सिडी देती है उन चीजों के अंदर जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर या उन चीजों के अंदर जो गरीब लोग इस्तेमाल करते हैं या वो चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है जैसे मेडिसिन वगैरह। ठीक है, इसके अलावा गवर्नमेंट डायरेक्ट पार्टिसिपेशन इन द प्रोडक्शन भी करती है। डायरेक्ट पार्टिसिपेशन इन द प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट के पास जो रिसोर्सेज है गवर्नमेंट उससे क्या करती है, सैनिटाइजेशन, साफ सफाई की व्यवस्था, वाटर सप्लाई, रूरल डेवलपमेंट, एजुकेशन और हेल्थ जैसी चीज़ों के ऊपर भी खर्च करती है। तो कुल मिलाकर रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्स का मतलब है कि गवर्नमेंट को अपना रिसोर्स ज़्यादा कहाँ खर्च करना चाहिए, खतरनाक चीज़ों पर, यानी कि जो नुकसानदायक चीज़ है गवर्नमेंट उन पे रिसोर्स कम खर्च करती है या उनसे हैवी टैक्सेस लेती है, और उससे क्या करती है गवर्नमेंट, उन टैक्सेस से क्या करती है जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उनके ऊपर गवर्नमेंट उसको खर्च करती है। ठीक है, तो हमारे देश का ज़्यादा रिसोर्स कहाँ पर खर्च होना चाहिए। इसके अलावा जो भी रिसोर्सेज गवर्नमेंट के पास होता है तो उस रिसोर्स से गवर्नमेंट को ये डिसीजन लेना होता है कि सैनिटाइजेशन, वाटर सप्लाई, डेवलपमेंट, है ना, सॉरी, रूरल डेवलपमेंट, एजुकेशन, हेल्थ पर कितना कितना हमारे को खर्च करना है। क्लियर हो गया, ठीक है। तो याद रखना है रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्स अगर आपको आता है तो एग्जाम के अंदर ये चीज आपको लिख कर आना है। क्लियर होता है। उसके बाद आ जाता है हमारा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी या इसे हम प्राइस स्टेबिलिटी कहते हैं। देखो एक सिंपल सी बात बोलता हूं कि देश के अंदर अगर महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है या देश के अंदर महंगाई बहुत तेजी से बढ़ती है तो प्राइस इंक्रीज होता है, तो इसे हम लोग कहते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन में क्या होता है कि जो सैलरी पर्सन लोग होते हैं ना वो बहुत दुखी होते हैं, उनके पास लिमिटेड पैसा होता है और मार्केट में चीज़ों के रेट बढ़ने की वजह से बहुत दुखी रहते हैं। या एक सिचुएशन होता है डिफ्लेशन। डिफ्लेशन के अंदर प्रोडक्शन इतना गिर जाता है जिसकी वजह से फैक्ट्री, कारखानों के अंदर, कंपनियों के अंदर काम कम हो जाता है, लोग अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। तो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों ही बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है हमारी इकोनॉमी के लिए। अगर हमारी इंडियन गवर्नमेंट जैसे इस साल मान लो निर्मला सीतारमण जी जब बजट बना रही है, ठीक है, तो उनके पास मोदी जी का फोन आएगा, बोलेगा यार देश के अंदर क्या चल रहा है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन, महंगाई चल रहा है। तो निर्मला जी जब आप बजट बनाइएगा तो इस बात का बस ध्यान रखिएगा कि देश के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ों के प्राइस बढ़ रहे हैं। कुछ बजट के अंदर ऐसा करना ताकि चीज़ों के रेट और ज़्यादा ना बढ़े। या इकोनॉमी के अंदर जब डिफ्लेशन चल रहा है तो मोदी जी फोन करके बोलेंगे इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा डिफ्लेशन चल रहा है, तो जब बजट बनाओगे तो बस इस चीज़ का ध्यान रखना, कुछ ऐसा करना ताकि वो डिफ्लेशन इकोनॉमी के अंदर से हट जाए। क्लियर। तो इसी को हम लोग कहते हैं प्राइस स्टेबिलिटी। बजट के अंदर गवर्नमेंट के पास ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनसे गवर्नमेंट इकोनॉमी के अंदर प्राइस को बैलेंस कर सकती है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मींस स्टेबिलिटी ऑफ प्राइस होता है। इसके अंदर कंट्रोल करती है फ्लक्चुएशन इन द जनरल प्राइस लेवल थ्रू द टैक्सेस एंड सब्सिडी एंड एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट अपने टैक्स, सब्सिडी और एक्सपेंडिचर का इस्तेमाल करके प्राइस स्टेबिलिटी को कंट्रोल कर सकती है। जैसे अगर महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही हो तो गवर्नमेंट अपने खर्चों को कम करती है, क्योंकि इससे इकोनॉमी में और पैसा जाएगा, लोग और डिमांड बढ़ाएंगे और डिमांड बढ़ाएंगे तो चीजों के रेट और बढ़ने शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए गवर्नमेंट इन्फ्लेशन के केस में क्या करती है, अपने एक्सपेंडिचर को कम करती है। इसी तरीके से अगर देश के अंदर डिफ्लेशन चल रहा हो या डिप्रेशन चल रहा हो तो इसके अंदर गवर्नमेंट अपने टैक्सेस को रिड्यूस करती है, जिससे लोगों के पास पैसा रुकता है और लोग फर्दर उससे क्या करते हैं, डिमांड बढ़ाते हैं और इकोनॉमी के अंदर जो डिफ्लेशन चल रहा है वो कहीं ना कहीं दूर हो जाता है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और प्राइस स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है। अगले नंबर पे हमारा मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। यार ये तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट बहुत सारी पब्लिक एंटरप्राइजेस को कैरी कर रही है। जैसे इंडियन रेलवे, पूरा इंडियन रेलवे हमारी इंडियन गवर्नमेंट चला रही है। इंडियन रेलवे में हर साल इंडियन गवर्नमेंट को बहुत सारा लॉस होता है, लेकिन फिर भी इंडियन गवर्नमेंट को गवर्नमेंट पूरी तरीके से बेच नहीं रही। तो गवर्नमेंट ये लॉस क्यों झेल रही है? क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि यार अगर हम रेलवे को पूरा प्राइवेटाइजेशन कर देंगे तो हमारे देश के अंदर
एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है मजदूरों की, गरीब लोगों की, जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, और क्योंकि रेलवे का फेयर हमने बहुत कम रखा तो वो इजीली जा पाते हैं बेचारे। लेकिन अगर रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो जाता है या रेलवे प्राइवेट लोगों के हाथ में जाती है तो रेलवे का फेयर कम स्वाभाविक है बढ़ेगा, और जब बढ़ेगा तो जो मजदूर लोग हैं जो जैसे एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं या फिर बहुत सारी चीज़ों की वजह से सफ़र उनके लिए आसान है क्योंकि रेट वगैरह कम है रेलवे के, तो वो महंगा हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, लोगों की ज़िंदगी में बहुत परेशानी आ जाएंगी। तो गवर्नमेंट ऐसी बहुत सारी पब्लिक एंटरप्राइजेज रन कर रही है जो गरीबों के बेनिफिट के लिए या हमारी सोसाइटी के बेनिफिट के लिए। तो गवर्नमेंट बजट के अंदर बताती है कि इस साल इंडियन गवर्नमेंट रेलवे पे कितना खर्च करेगी, पावर जनरेशन पे कितना खर्च करेगी, वाटर लाइंस पे खर्च करेगी। तो अगर गवर्नमेंट बजट ना बनाए तो हमें इन लोगों का बजट भी इजीली पता नहीं चलेगा। तो गवर्नमेंट अपने बजट के द्वारा बहुत सारी ऐसी चीजों को कैरी करती है जो पब्लिक एंटरप्राइजेस के अंदर आती है और जो जनता के हित के लिए बनाई गई है। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया इंपॉर्टेंस क्या होता है गवर्नमेंट बजट का। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे रीएलोकेशन वाला था, इनइक्वालिटीज वाला था, बहुत दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। फिर आ जाता है हमारा इम्पैक्ट ऑफ बजट ऑन द सोसाइटी। हमारी सोसाइटी पे बजट का क्या इम्पैक्ट है, क्यों हमारी इंडियन गवर्नमेंट बजट के अकॉर्डिंग काम करती है। पहला, फिस्कल डिसिप्लिन, यार सोच समझकर पैसा खर्च होता है। ठीक है, क्योंकि अब आपको पता है कि हमारे पास रिसोर्स कैसे हैं, लिमिटेड है, हमारी कंट्री के पास रिसोर्सेज बहुत कम है और लोग बहुत ज़्यादा है, तो यार सोच समझकर रिसोर्स को खर्च करना पड़ेगा ना। और हर देश के पास लिमिटेड रिसोर्स है, मे भी सभी बजट ही बनाते हैं, बजट के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे। सोशल प्रियोरिटीज़, ठीक है, सोशल प्रियोरिटीज़ का मतलब देखो हर देश की ज़रूरत अलग अलग है, अमेरिका की ज़रूरत अलग होगी, इंडिया की ज़रूरत अलग होगी। ठीक है, अमेरिका के अंदर जो लोग रहते हैं उनकी कंडीशन अलग है, उनका इनकम लेवल अलग है, और इंडिया के अंदर जो लोग रहते हैं उनकी कंडीशन अलग है, इनकम लेवल अलग है। तो जब हम बजट बनाते हैं तो हम अपनी सोशल प्रियोरिटीज़ के हिसाब से खर्च करते हैं। जैसे हमारे देश में जब बजट बनता है तो गरीबों का ध्यान रखा जाता है, भाई उनके लिए रूरल एरिया में रह रहे हैं तो रूरल डेवलपमेंट करो, उनके लिए क्या करना है, फ्री में राशन प्रोवाइड करना है, उनको एक तरीके से फ्री में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट बजट से ये पता लगा लेती है कि पहले पैसा कहाँ खर्च करना है, बाद में पैसा कहाँ खर्च करना है। अगला, डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गवर्नमेंट बजट के द्वारा ही बहुत सारे गुड्स और सर्विसेज की अरेंजमेंट करती है, जैसे एजुकेशन की कितनी सर्विसेज फ्री देनी है लोगों को, ठीक है, इसके अलावा कितना राशन बांटना है, इसके अलावा हेल्थ की कितनी सर्विसेज देनी है। तो गवर्नमेंट बजट के अंदर बजट से गवर्नमेंट बजट से गवर्नमेंट को क्या फायदे पहुंचता है, इससे जो है एक फिस्कल डिसिप्लिन तैयार होता है, सोशल प्रायोरिटीज तैयार होती है और डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का अंदाजा लगता है गवर्नमेंट को। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखनी है। अगला है यूनियन या और सेंट्रल बजट। यूनियन और सेंट्रल बजट, देखो आप सभी बच्चों को समझना है कि जो गवर्नमेंट होती है हमारे देश के अंदर, जो गवर्नमेंट है वो 3 लेयर के अंदर डिवाइडेड हो रखी है। जैसे पहला है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे मोदी जी चला रहे हैं वो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है, जैसा भी हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या है, बीजेपी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे देश के लिए एक ही होता है। ठीक है, उसके बाद जितने स्टेट्स हैं उनकी अलग अलग गवर्नमेंट होती है, जैसे महाराष्ट्र की अलग है और गुजरात की अलग है, बिहार की अलग है, उत्तर प्रदेश की अलग है ना। जैसे दिल्ली तो वैसे प्रॉपर स्टेट नहीं, लेकिन दिल्ली की गवर्नमेंट भी आपको पता है अलग है। तो ये स्टेट गवर्नमेंट होती है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के बाद आ जाता है हमारा म्युनिसिपल गवर्नमेंट, जैसे हम लोग लोकल गवर्नमेंट कहते हैं। जैसे दिल्ली के अंदर एमसीडी है, रूरल एरिया में आप जाओगे तो जिला परिषद टाइप आपको मिलेगा। तो पता है बजट ना हर लेवल पे बनाया जाता है। आप लोगों ने आमतौर पे सुना भी होगा कि यार एक होता है जैसे फैब में आता है, वो आता है सेंट्रल बजट। सेंट्रल बजट मतलब पूरे देश का बजट है, पूरे देश का। ठीक है, उसके बाद आ जाता है स्टेट बजट। आपने सुना होगा दिल्ली का बजट आया है, महाराष्ट्र का बजट आया है, तो हर स्टेट भी अपना अपना बजट लेकर आती है। उसके बाद आ जाता है म्युनिसिपल बजट, लोकल बजट। जैसे हमारे दिल्ली में आ जाता है कि एमसीडी का बजट आया है। ठीक है भाई, कितने सीवरेज बनेंगे, कितने नालों को कवर किया जाएगा, ठीक है, साफ सफाई की व्यवस्था कैसे होगी। तो ये छोटे मोटे काम के लिए म्युनिसिपल बजट बनाया जाता है। तो आपको समझना है कि हमारे देश में 3 टाइप की गवर्नमेंट होती है, एक सबसे बड़ी सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट और उसके बाद म्युनिसिपल या लोकल गवर्नमेंट। और तीनों ही गवर्नमेंट अपने अपने लेवल पर बजट बनाती है और तीनों के बजट बनाने का काम ना बिल्कुल एक जैसा होता है, लेकिन फिर भी हमें जो पढ़ना है वो यूनियन और सेंट्रल बजट पढ़ना है। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो यही बात हमारे को यहाँ पे बताई जा रही है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देयर इज द 3 टायर सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट, नेमली द सेंट्रल, यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है,
उसके बाद एक लोकल गवर्नमेंट होता है। लोकल गवर्नमेंट में जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है ना, म्युनिसिपल कमेटी और जिला परिषद आ जाता है। अकॉर्डिंगली दीज गवर्नमेंट प्रिपेयर देयर ओन प्रोस्पेक्टिव, हर गवर्नमेंट अपना अपना बजट अलग अलग बनाती है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की बजट को हम लोग यूनियन बजट कह देते हैं, ठीक है, स्टेट बजट कह देते हैं स्टेट गवर्नमेंट का, और जो लोकल गवर्नमेंट बनाती है उसे हम लोग म्युनिसिपल बजट कहते हैं। कंटेनिंग द एस्टिमेट एस्पेक्ट्स ऑफ रेवेन्यू एंड प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर। तीनों के ही बजट बनाने का तरीका एक ही होता है कि भाई तीनों ये अंदाजा लगाती है कि पैसा कहां से आएगा और पैसा कहां का खर्च होगा। क्लियर होती है बात? तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो यूनियन गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का एक तरीके से पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट का क्या क्या स्ट्रक्चर है, एक बार इसको समझ लेते हैं। देखो, जैसे कि अभी मैंने बार बार आपको बताया कि बजट दो पार्ट्स में डिवाइड है, पैसा आएगा कहां से और पैसा जाएगा कहां से। तो वही है बजट रिसिप्ट, पैसा आएगा कहां से, बजट एक्सपेंडिचर, पैसा जाएगा कहां पर। क्लियर? तो पैसा जहां से भी आएगा वो दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक है रेवेन्यू रिसिप्ट और एक है कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है। बजट एक्सपेंडिचर भी दो तरीके का होता है, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्लियर है? तो ये जो रिसिप्ट वाला पोर्शन है इसको मिलाकर हम लोग इसको रेवेन्यू, हम लोग इसको बोल देते हैं बजट रिसिप्ट भी बोल देते हैं इसको हम लोग रेवेन्यू बजट भी कह देते हैं, रेवेन्यू बजट, ठीक है। अगर रेवेन्यू रिसिप्ट है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो इसको हम लोग रेवेन्यू बजट भी कहते हैं, और इन दोनों को मिलाकर हम लोग इसे बोल देते हैं कैपिटल बजट, ठीक है। तो रेवेन्यू बजट क्या होता है? रेवेन्यू बजट जिसमें रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आता है, और कैपिटल बजट जिसमें कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर आ जाता है, ठीक है। और ऐसे बोला जाए बजट रिसिप्ट, तो बजट रिसिप्ट में आता है रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट, और दूसरा आ जाता है एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्लियर होती है बात? तो अभी हम लोग इस पूरे चैप्टर को दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ लेंगे इसका बजट रिसिप्ट क्या होता है, और उसके बाद हम लोग पढ़ लेंगे कि बजट एक्सपेंडिचर क्या होता है। क्लियर होती है बात? तो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग बजट रिसिप्ट। तो बजट रिसिप्ट पढ़ने से पहले इसी चार्ट में समझा देता हूं आपको। देखो, गवर्नमेंट की रिसिप्ट जो होती है ना, गवर्नमेंट की जो रिसिप्ट होती है वो दो तरीके की होती है। गवर्नमेंट की रिसिप्ट कितने तरीके की होती है? दो तरीके की। एक होता है हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट और दूसरा होता है कैपिटल रिसिप्ट। मैं ऐसे बोलता हूं कि रेवेन्यू रिसिप्ट ऐसी होती है सरकार को जो फ्री में हो जाती है, मतलब कि बैठे बिठाए पैसा आ गया और सरकार की जेब से कुछ भी नहीं गया, और ये पैसा सरकार को फ्यूचर में कभी वापस भी नहीं करना। ऐसा पैसा जो गवर्नमेंट को फ्री फंड में रिसीव हो गया, ठीक है, वो है रेवेन्यू रिसिप्ट। और एक ऐसा पैसा जिसके बदले गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ तो पे करना पड़ेगा, या तो फ्यूचर में या फिर अभी, तो इसको हम लोग बोल देते हैं कैपिटल रिसिप्ट। तो रेवेन्यू रिसिप्ट वो होता है नाइदर क्रिएट लायबिलिटी, यानी कि ये आपकी लायबिलिटी को नहीं बनाती, यानी कि एक ऐसा पैसा जो आपको फ्यूचर में वापस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, और नॉन रिड्यूस असेट्स, और इसके बदले हमारे गवर्नमेंट का असेट्स भी नहीं जाता। यानी एक ऐसा पैसा ना तो लायबिलिटी बढ़ाता है ना असेट्स कम करता है, यानी ये पैसा गवर्नमेंट को फ्री में मिल जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने गवर्नमेंट को टैक्स दिया तो गवर्नमेंट मुझे बदले में क्या दे रही है? कुछ भी नहीं, तो गवर्नमेंट को पैसा फ्री में मिल गया। भाई, दो बंदे जा रहे थे रोड से, उनका चालान कट गया, पैसे कहां पहुंच गए? गवर्नमेंट के पास। बड़े बड़े क्रिमिनल पकड़े जाते हैं, उनसे जुर्माना लिया जाता है, गवर्नमेंट को क्या देते हैं? गवर्नमेंट उनको बदले में क्या देती है? कुछ भी नहीं। तो ये पैसा गवर्नमेंट को घर बैठे बैठाए आराम से मिल जाता है, ये फ्री का पैसा है। ना तो इसमें लायबिलिटी इंक्रीज होती है, ना ही सरकार का असेट्स रिड्यूस होता है। दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट क्या है? या तो सरकार की लायबिलिटी इंक्रीज करता है या फिर सरकार के असेट्स को कम करता है। सरकार ने लोन ले लिया तो क्या फ्यूचर में वापस नहीं करना? तो लोन तो मिला, रिसिप्ट तो मिला, लेकिन वो फ्यूचर में वापस होगा, यानी कि सरकार की लायबिलिटी बढ़ गई। क्लियर होता है? सरकार ने अपनी कंपनी के शेयर्स बेच दिए, पैसा तो आया लेकिन बदले में सरकार के शेयर्स भी तो चले गए। सरकार ने अपनी जमीन बेच दी, सरकार ने अपना बिल्डिंग बेच दिया, तो पैसा तो आया लेकिन बदले में एसेट्स भी चला गया। तो ऐसा पैसा फ्री में नहीं मिलता है, या तो लायबिलिटी को इंक्रीज करता है या फिर ये हमारे एसेट्स को डिक्रीज करता है। इसे हम लोग कहते हैं कैपिटल रिसिप्ट। आइए जरा मैं आपको चार्ट में समझाता हूं। अगर इस चार्ट को आपने अच्छे से समझ लिया तो समझ लो आगे के कई सारे क्वेश्चंस आपके खत्म हो गए। ठीक है, चार्ट में क्या दिया हुआ है जरा समझते हैं। गवर्नमेंट का रिसिप्ट दो पार्ट में डिवाइड है, ठीक है। एक रेवेन्यू रिसिप्ट कैसा होता है?
फ्री में होता है। ये कैपिटल रिसिप्ट जो सरकार को फ्री में नहीं मिलता है, मैंने बता दिया इसकी डेफिनेशन आपको कैसे लिखनी है। रेवेन्यू रिसिप्ट वो रिसिप्ट होता है जिसके बदले ना तो सरकार की लायबिलिटी इंक्रीज होती है, ना ही सरकार का असेट्स रिड्यूस होता है। कैपिटल रिसिप्ट या तो हमारे असेट्स को डिक्रीज करता है या फिर हमारी लायबिलिटी को इंक्रीज करता है। रेवेन्यू रिसिप्ट, और सबसे पहले हम इन दोनों में डिफरेंस ही पढ़ लेते हैं। ये लो, रेवेन्यू रिसिप्ट जो होता है ना वो सरकार को डेली बेसिस पे भी रिसीव होता है, ठीक है। सरकार को टैक्स डेली मिलता है, फीस जुर्माना हर सरकार को मिलता ही रहता है, पेनल्टी सरकार को मिलती रहती है, ठीक है। लेकिन जो कैपिटल रिसिप्ट होता है, क्या सरकार लोन डेली लेता है? नहीं। क्या सरकार अपने शेयर्स डेली बेच देता है अपनी कंपनी के? नहीं। क्या सरकार अपनी बिल्डिंग, अपनी मशीनरी, क्या सरकार अपनी जमीन डेली बेचता है? ऐसा नहीं होता। तो ये पैसा जो होता है ये सरकार को डेली बेसिस पे रिसीव नहीं होता, और ये पैसा सरकार को डेली बेसिस पे रिसीव होता है, यानी कि रिकरिंग नेचर का होता है, और ये नॉन रिकरिंग नेचर का होता है। तो एक बार रेवेन्यू और कैपिटल रिसिप्ट में क्या डिफरेंस है आइए जरा हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। तो एग्जाम में आ जाता है, पहला डिफरेंस रहेगा हमारा डिफरेंस बिटवीन द रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट। तो रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट के बीच में क्या डिफरेंस होता है? भाई रेवेन्यू रिसिप्ट वो होता है नाइदर क्रिएट लायबिलिटी नॉर रिड्यूस असेट्स, ना तो लायबिलिटी बनेगी ना ही असेट्स कम होगा। तो इसका मतलब ये पैसा कैसा हो गया? फ्री का हो गया। इसके अंदर आइदर लिखना था, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, आइदर क्रिएट लायबिलिटी, या तो लायबिलिटी बन जाती है, और रिड्यूस असेट्स, या तो फिर असेट्स रिड्यूस होता है। यानी कि भाई ये पैसा फ्री का नहीं है, बदले में लायबिलिटी बनेगी या फिर असेट्स चला जाएगा। तो मैंने एग्जांपल देकर बताया भी था आपको, ठीक है। इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। यहाँ पे आप देख सकते हो ये दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक टैक्स रेवेन्यू और दूसरा नॉन टैक्स रेवेन्यू। क्लियर? इसमें एक चीज और बताया था कि ये जो होता है ये रिकरिंग नेचर का होता है, यानी ये डेली बेसिस पर पैसा मिलता है। लेकिन ये जो पैसा होता है ये नॉन रिकरिंग नेचर का होता है। इसके एग्जाम्पल जैसे टैक्स रेवेन्यू नॉन टैक्स रेवेन्यू था, इसका एग्जाम्पल रिकवरी ऑफ लोन मिल गया, डिसइन्वेस्टमेंट यानी सरकार ने अपने शेयर्स वगैरह कुछ बेच दिए, बोरोइंग या सरकार को प्रोविडेंट फंड का जो पैसा मिलता है वो भी सरकार को वापस करना पड़ता है फ्यूचर में। तो कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट एक डिफरेंस आ जाता है, आप दोनों का डिफरेंस उठाकर लिख सकते हो। क्लियर हो गया? तो इतनी बात अगर आपको रिसिप्ट में समझ में आती है तो उसके बाद दूसरा डिफरेंस हमारा रहेगा रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर, टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू में क्या डिफरेंस है। भाई फ्री में जो पैसा आता है सरकार को वो दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू का मतलब जो पैसा सरकार को टैक्स से कलेक्ट होता है, और नॉन टैक्स रेवेन्यू जो सरकार को टैक्स से कलेक्ट नहीं होता। टैक्स में भी दो तरीके के टैक्स होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। भाई डायरेक्ट टैक्स वो होता है जिसका बर्डन शिफ्ट नहीं हो सकता, और इनडायरेक्ट टैक्स जिसका बर्डन शिफ्ट हो जाता है। अगर मेरी इनकम पे टैक्स लगा तो मैं ही पे करूंगा ना, इसे कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। अगर मेरी वेल्थ पे टैक्स लगा तो मुझे ही पे करना पड़ेगा, मैं किसी और पे उस पर शिफ्ट नहीं कर सकता। तो इसे हम लोग क्या कह देते हैं? डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जिसका बर्डन शिफ्ट नहीं हो सकता, जिस बंदे पर लगता है उसी बंदे को पे करना पड़ता है। इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जिसका बर्डन क्या हो जाता है? शिफ्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल यार सेल टैक्स लगता है किस पे? सेलर पे, और वो सामान की कॉस्ट में जोड़कर किससे वसूल लेता है? कस्टमर से। एंटरटेनमेंट टैक्स लगता किस पे है? भाई सिनेमा घर वालों पे, पीवीआर वालों पे। मान लो एंटरटेनमेंट टैक्स लग रहा है, वो टिकट में जोड़कर हमसे वसूल लेता है। जीएसटी लगता किसके ऊपर है? जीएसटी लगता है दुकानदारों के ऊपर, सेलर के ऊपर, वो जोड़कर हमसे वसूल लेता है। तो यानी कि जो टैक्स लगता किसी और पे है और वसूला किसी और से जाता है उसे हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। डायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स जैसे कंपनी वगैरह का टैक्स, वेल्थ टैक्स जो हमारी संपत्ति का टैक्स होता है, गिफ्ट टैक्स कोई गिफ्ट वगैरह ट्रांसफर करने पर, स्टेट ड्यूटी का मतलब होता है कि जैसे किसी बंदे की डेथ हो गई तो उसके बाद जो उसके बच्चे वगैरह हैं, जो प्रॉपर्टी उसको ट्रांसफर होती है उसके बच्चों को, उस प्रॉपर्टी के ऊपर सरकार को कुछ टैक्स देना पड़ता है। हालांकि ये टैक्स अब खत्म हो चुका है, इसे हम लोग कहते हैं स्टेट ड्यूटी, ठीक है। एक्सपेंडिचर टैक्स, जो बंदा खर्चा कर रहा है उसके ऊपर भी टैक्स लगता है, एक्सपेंडिचर टैक्स। तो उसके बाद है इनडायरेक्ट टैक्स में सेल टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स। हालांकि अब इनमें से ज्यादातर टैक्सों को जोड़कर एक कॉमन टैक्स बना दिया गया है, जीएसटी, ठीक है। नॉन टैक्स रेवेन्यू का मतलब क्या है? इंटरेस्ट रिसीव, ठीक है। इंटरेस्ट रिसीव का मतलब अगर हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने किसी को लोन दिया है तो वहां से हमारे को क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट मिल रहा है। तो यार इंटरेस्ट मिलने से क्या लोन तो कम नहीं होगा? सरकार का कोई एसेट्स भी नहीं जा रहा। इसका मतलब यह है कि इंटरेस्ट रिसीव क्या है? एक फ्री का पैसा है, लेकिन ये टैक्स से नहीं है, तो इसलिए नॉन टैक्स रेवेन्यू में आता है। प्रॉफिट एंड डिविडेंड, हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने किसी कंपनी के शेयर्स खरीद रखे हैं, कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो उससे जो प्रॉफिट एंड डिविडेंड मिल रहा है वो भी एक नॉन टैक्स रेवेन्यू है। फीस और फाइन, हमारी इंडियन गवर्नमेंट को जो फीस और फाइन कलेक्ट कर रहे हैं, जैसे मुजरिमों को पकड़ते हैं, क्रिमिनल्स को पकड़ते हैं, तो उनसे जो क्या नाम है फाइन वगैरह उन पर लगाया जाता है, चार्ज किया जाता है। इसके अलावा और भी फाइन वगैरह चार्ज किया जाता है। इसके अलावा फीस, जैसे आप लाइसेंस बनवाने के लिए जाते हो, ट्रैफिक पुलिस ने आपका चालान काट दिया, तो वो सब किस में आ जाता है? फाइन के अंदर।
एक्सटर्नल ग्रांट्स और एक होता है हमारा स्पेशल असेसमेंट। ठीक है, एक होता है हमारा स्पेशल ग्रांट। गवर्नमेंट को ना कई बार क्या होता है कि किसी स्पेसिफिक काम को करने के लिए कुछ ग्रांट मिलता है। जैसे किसी बड़े बिजनेसमैन ने गवर्नमेंट को पैसा दिया और बोला कि भाई इस पैसे का इस्तेमाल इस एरिया के अंदर हॉस्पिटल बनाने पर ही करना, तो इसे हम लोग कहते हैं स्पेशल ग्रांट। ठीक है, याद रखना। एक होता है हमारा स्पेशल असेसमेंट टैक्स। अब ये स्पेशल असेसमेंट टैक्स क्या होता है बच्चों? इसमें एक होता है हमारा स्पेशल असेसमेंट टैक्स। अब ये स्पेशल असेसमेंट टैक्स किन से लिया जाता है? जैसे मान के चलो आपकी जो कॉलोनी है, आपकी कॉलोनी के बगल में सरकार ने बोला कि भाई हम यहाँ से मेट्रो निकालेंगे, और सरकार ने बोला कि देखो भाई यहाँ से अब मेट्रो निकलेगा, यहाँ पे मेट्रो बनेगा और आपके एरिया की जो वैल्यू है, आपके जो मकानों की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसके अलावा हम आपकी कॉलोनी के अंदर और भी बहुत सारे काम करवाएंगे, तो इसके लिए आप सबको कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, यानी आप सबको हमें कुछ पैसा देना पड़ेगा, गवर्नमेंट ने बोला। तो गवर्नमेंट को जो ये पैसा मिल जाता है इसको हम लोग कह देते हैं स्पेशल असेसमेंट। यानी गवर्नमेंट जब किसी एरिया के अंदर, किसी कॉलोनी के अंदर अच्छा काम करती है और उससे वहां के लोगों की वैल्यू बढ़ जाती है, मकान की वैल्यू बढ़ जाती है, तो वहां पर जो गवर्नमेंट टैक्स लेती है उसको हम लोग कहते हैं स्पेशल असेसमेंट टैक्स। तो ये मैंने आपको बताया टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू में क्या डिफरेंस होता है। तो अगला जो डिफरेंस पढ़ेंगे टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू में क्या होता है, और फिर डिफरेंस पढ़ेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या डिफरेंस होता है। तो मैंने आपको समझा दिया, वैसे आपको चार्ट से ही समझ में आ गया होगा। तो अगला डिफरेंस ये देखो, समझ रहा होगा आपको, डिफरेंस बिटवीन द टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। भाई टैक्स रेवेन्यू क्या होता है? जो गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो टैक्स लगाती है उससे जो पैसा आता है उसको हम लोग क्या कह देते हैं? टैक्स रेवेन्यू। चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्स होता। ठीक है, नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या होता है? ये कोई कंपल्सरी पेमेंट नहीं होता। जैसे कि अगर कोई बंदा मुजरिम है तो फाइन तो उसी पे लगेगा ना, जो मुजरिम नहीं है उस पर थोड़ी फाइन लग जाएगा। अगर कोई बंदा लाइसेंस बनवाने जाएगा तो ही उसका क्या लगेगा? लाइसेंस फीस लगेगी। अगर कोई लाइसेंस नहीं बनवा रहा तो गवर्नमेंट उससे थोड़ी ना लाइसेंस फीस ले लेगी। तो ये कंपलसरी पेमेंट नहीं होता। लेकिन हर वो बंदा जो एक स्पेसिफिक लिमिट पे पैसा कमा रहा है उसको टैक्स तो देना ही पड़ेगा, और टैक्स ना देने पर आपको तो पता है कानूनी प्रावधान है। अगर टैक्स नहीं दोगे, टैक्स चोरी करोगे तो ईडी का छापा भी पड़ जाता है, जेल में भी भेज दिया जाता है बंदे को। ये क्या है भाई? ये लीगल कंपलसरी पेमेंट है और ये कंपलसरी पेमेंट नहीं है, याद रखना है। ठीक है, इसके बाद फिर इसका एग्जाम्पल बताया गया इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स। ठीक है, किसका? टैक्स रेवेन्यू का। इनकम टैक्स हो गया, वेल्थ टैक्स हो गया, सेल टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया, एक्सेट्रा। इसके अंदर फीस हो गया, फाइन हो गया, लाइसेंस फीस, ये सारी चीजें दे रखी है। ठीक है, अच्छा एक चीज है कि टैक्स रेवेन्यू का गवर्नमेंट कोई फायदा नहीं देती। अगर आपने सरकार को टैक्स दिया तो सरकार आपको कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं देती, लेकिन नॉन टैक्स रेवेन्यू में सरकार आपको डायरेक्ट बेनिफिट देती है। अगर कोई मुजरिम क्या करता है, फीस पे क्या नाम है, जुर्माना पे करता है तो उसको बेल मिल जाती है, आपने देखा होगा। ठीक है, उसको राहत मिल जाती है। इसी तरीके से अगर मान लो ट्रैफिक पुलिस ने आपका क्या करा, चालान काटा, तो आपकी गाड़ी छोड़ दी जाती है, चलो जी जाओ, चले जाओ। इसके अलावा आपने देखा होगा कि आप लाइसेंस बनवाने के लिए गए तो लाइसेंस फीस आपने पे करी, तो बदले में आपको क्या मिल गया? लाइसेंस अथॉरिटी मिल गई कि चलो ठीक है आप गाड़ी चला सकते हो रोड पे लाइसेंस के साथ। तो भाई नॉन टैक्स रेवेन्यू में गवर्नमेंट एक बेनिफिट देती है, टैक्स रेवेन्यू में गवर्नमेंट डायरेक्ट कोई बेनिफिट नहीं देती है। उसके बाद अगला जो डिफरेंस है वो हमारा है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या डिफरेंस है, वहां मैंने चार्ट में हालांकि समझा दिया। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के सारे कंपोनेंट भी मैंने आपको समझा दिए। तो अब आते हैं हम लोग डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जिसमें लायबिलिटी टू पे टैक्स एंड द बर्डन ऑफ द टैक्स फॉल्स ऑन द सेम पर्सन। जिस पे टैक्स लगेगा ना भाई वो ही पे करेगा, उसे कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? लायबिलिटी टू पे टैक्स इज वन पर्सन, लगता किसी और के ऊपर है टैक्स, लेकिन उसका बर्डन फॉल कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है किसी और पर्सन पे। जीएसटी लगा दुकानदार पे और दुकानदार ने जो सामान मुझे बेचा उसमें जीएसटी जोड़कर मेरे से पैसे ले लिए। ठीक है, इसे कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। इसका जो बर्डन है शिफ्ट नहीं हो सकता, इसका बर्डन शिफ्ट हो सकता है। उसके बाद बोला गया ये प्रोग्रेसिव नेचर का है। प्रोग्रेसिव मतलब होता है भाई बढ़ता रहता है। क्या होता रहता है? बढ़ता, बढ़ता देख लेना, बढ़ता रहता है। और रिग्रेसिव नेचर का मतलब होता है कि ये जो है ना ये बढ़ता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अब मैं आपको समझाता हूँ प्रोग्रेसिव नेचर का क्या। बेटा इनकम टैक्स में ना एक होता है स्लैब रेट। स्लैब रेट क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे अगर आप 3 लाख तक की इनकम कमाओगे तो आपको टैक्स नहीं देना साल का। 3 लाख से 5 लाख कमाओगे तो 5% का टैक्स जाएगा 2 लाख पे। अगर आप 5 लाख से 10 लाख के बीच में पैसा कमाते हो या 7.5 लाख तक कमाते हो तो आपको 10% का टैक्स देना पड़ेगा। यानी कि ये जो टैक्स होते हैं ना, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है इसका रेट बढ़ना शुरू हो जाता है। इसलिए इसको कहते हैं हम लोग प्रोग्रेसिव नेचर का होता है।
इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, अगर आप सामान 5 रुपए का खरीद रहे हो और जीएसटी 6% है तो 6 ही लगेगा। 1 लाख का खरीद रहे हो तो भी 6% लगेगा। 20,000 का खरीद रहे हो तो भी 6% लगेगा। यानी इसके अंदर जो रेट होता है वो फिक्स रेट से टैक्स लिया जाता है, इसलिए से बोला जाता है भाई ये रिग्रेसिव नेचर का है। क्लियर हो गया। दिस टैक्स नॉट अफेक्टेड द मार्केट प्राइस, क्योंकि आपको पता है कि जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो एक पर्सनल बंदे से लिया जाता है तो इससे मार्केट प्राइस इफेक्ट नहीं होता। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी आ जाता है, सेल टैक्स आ जाता है और सर्विस टैक्स आ जाता है। तो सरकार जब इनके रेट को बढ़ाती है तो कहीं ना कहीं चीजों के रेट पर भी उसका फर्क देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो ये मार्केट प्राइस को इफेक्ट नहीं करता और ये मार्केट प्राइस को क्या कर देता है बच्चों, इफेक्ट कर देता है। फिर इसके एग्जाम्पल आपको पता ही है, इसका एग्जाम्पल आपको पता ही है, नहीं लिखा तो चार्ट के अंदर से आप देख सकते हो। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग कंपोनेंट ऑफ सोर्स ऑफ कैपिटल रिसिप्ट। अब हमें बोल रहा है कि यार कैपिटल रिसिप्ट के जो सोर्सेस थे उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके समझाओ। ये रहा कैपिटल रिसिप्ट, इसके सोर्सेस क्या क्या हैं एक बार यहीं से बता देता हूं मैं आपको। एक था हमारा रिकवरी ऑफ लोन। अगर हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने किसी को लोन दे रखा है तो उससे हर साल ना हमें इंटरेस्ट मिल रहा है। यार जो बंदा, हमने मान लो मैंने किसी को इंटरेस्ट दे दिया, इंटरेस्ट कह रहा हूँ, मैंने किसी को लोन दे दिया तो वो बंदा हर साल मुझे क्या पे कर रहा है, इंटरेस्ट। एक तरीके से वो मेरा असेट्स है और जिस दिन मैं उससे लोन वापस ले लूंगा उसके बाद तो मुझे इंटरेस्ट पे नहीं करेगा। तो वो जो रेगुलर इनकम मुझे मिल रही थी अब वो रेगुलर इनकम एकदम से क्या हो जाएगी, बंद। तो इसका मतलब अगर मैंने किसी को क्या दे रखा है, लोन दे रखा है, तो मेरे लिए एक असेट्स था और जैसे उस बंदे ने मुझे लोन वापस कर दिया तो अब मुझे आगे से इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो कैपिटल रिसिप्ट क्या है, कैपिटल रिसिप्ट अगर आप किसी से लोन वापस ले लेते हो तो आपका जो असेट्स है, आपकी जो संपत्ति है वो क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है, अगला है डिसइन्वेस्टमेंट। हमारी इंडियन गवर्नमेंट अगर अपनी कंपनी के शेयर्स बेच देती है किसी को भी, फॉरेन गवर्नमेंट को, फॉरेन कंपनी को, फॉरेन के किसी बंदे को या देश के अंदर ही किसी को बेच देती है। जैसे इंडियन गवर्नमेंट है, हमारे देश के अंदर बहुत सारे पीएसयूज थे। पीएसयूज मतलब वैसी कंपनी जो सरकार चलाती है, उनके शेयर्स प्राइवेट लोगों को बेच दिए तो इसे कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब सरकार अपने शेयर बेच दे, अपनी जमीन बेच दे, अपनी कंपनियां बेच दे, अपनी फर्में बेच दे, ठीक है, अपनी असेट्स को उठाकर बेच दे, तो उसे डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। पैसा तो आएगा लेकिन बदले में असेट्स भी चला जाएगा। अगला बोरोइंग। अगर हमारी इंडियन गवर्नमेंट किसी से उधार लेती है तो पैसा तो आएगा लेकिन फ्यूचर में इंटरेस्ट भी देना है और फ्यूचर में वो लोन भी वापस करना है। क्या है, बोरोइंग आ गई। प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड का मतलब होगा, देखो आपको पता होगा हमारे फादर जहां भी जॉब करते हैं उनकी सैलरी में से थोड़ा पैसा क्या होता रहता है, कटता रहता है और वो पैसा जमा होता रहता है किसके पास, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या करती है, उस पैसे को लेकर किसी भी चीज के अंदर इन्वेस्ट कर देती है। जैसे उससे रोड बना देती है, डैम्स बना देती है, बिल्डिंग बना देती है या कहीं इन्वेस्ट कर देती है। और जब हमारे फादर रिटायर होते हैं, हमारे पापा रिटायर होते हैं तो गवर्नमेंट क्या करती है, उस पैसे को हमारे को वापस कर देती है। ठीक है, तो ये जो प्रोविडेंट फंड का पैसा गवर्नमेंट को कुछ टाइम के लिए मिलता है, ये फ्री का नहीं होता। वो बंदा जब रिटायर होता है तो अपने पैसे ले लेता है, यानी कि ये पैसा गवर्नमेंट के ऊपर एक लायबिलिटी की तरह होता है। क्लियर, तो ये हमारा कैपिटल रिसिप्ट है। ठीक है, तो अगर एग्जाम में आ गया भाई कैपिटल रिसिप्ट के कंपोनेंट बताओ तो आपको कंपोनेंट पता होनी चाहिए कि कैपिटल रिसिप्ट के क्या क्या कंपोनेंट है। तो कैपिटल रिसिप्ट के कंपोनेंट, रिकवरी ऑफ लोन एंड एडवांसेस, डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब मैंने आपको बताया, बोरोइंग का मतलब मैंने आपको बताया, और स्मॉल सेविंग्स। जैसे गवर्नमेंट बहुत सारी स्मॉल सेविंग्स एक्सेप्ट करती है। जैसे हम अपना पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा करवाते हैं तो ये एक तरीके का पोस्ट ऑफिस क्या है, गवर्नमेंट है। तो उसमें बहुत सारे अकाउंट हमारे खुलते हैं तो उसमें जो पैसा जमा होता है गवर्नमेंट उस पैसे का इस्तेमाल करती है और हमें इंटरेस्ट भी देती है। लेकिन जब हमें उस पैसे की जरूरत होती है तो हम बैंक से क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। तो पोस्ट ऑफिस में जो गवर्नमेंट को पैसा गया, गवर्नमेंट के पास जो पैसा आया वो फ्री का पैसा नहीं है, गवर्नमेंट को पैसा फ्यूचर में वापस करना पड़ता है। ठीक है, विद इंटरेस्ट वो भी। तो स्मॉल सेविंग्स वगैरह जो गवर्नमेंट को रिसीव होती है वो फ्री का पैसा नहीं होता, इसके बदले गवर्नमेंट की लायबिलिटी बढ़ती है और ये फ्यूचर में पैसा वापस हो जाता है। क्लियर। अब देखो रिसिप्ट से कैसे क्वेश्चन आएंगे मैं आपको बता देता हूं। वो आपको क्या करेगा, 5-6 कंपोनेंट उठा के देगा। ठीक है, और कंपोनेंट्स में से ये बोलेगा भाई तुम इसे ये पहचानो कि ये कैपिटल रिसिप्ट है या रेवेन्यू रिसिप्ट है। आपको क्या करना है, आपकी बुक के अंदर जितने भी क्वेश्चन है कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट वाले, जिनमें पहचानना है कि कौन सा कैपिटल रिसिप्ट और कौन सा रेवेन्यू रिसिप्ट, सारे क्वेश्चन कर लो और लॉजिक ये लगाओ जो पैसा फ्री में मिल रहा है, यानी कि ऐसा पैसा जिसके बदले ना तो सरकार के असेट्स कम हो रहे ना ही सरकार की लायबिलिटी बढ़ रही है, जो पैसा फ्री में आ रहा है वो जाएगा रेवेन्यू रिसिप्ट। और जो पैसा फ्री में नहीं आ रहा, या तो जिसके बदले सरकार की एसेट्स कम हो जाती है या सरकार को फ्यूचर में लायबिलिटी पे करना पड़ेगा, सरकार को फ्यूचर में पैसा वापस देना पड़ेगा किसी भी तरीके से, तो वो सरकार के लिए फ्री में नहीं होता, वो कैपिटल रिसिप्ट में जाता है। तो बहुत बार एग्जाम
एग्जाम में क्वेश्चन आया है भाई, कंपोनेंट दे देता, आइटम दे देता, बोलता पहचानो रेवेन्यू रिसिप्ट कौन सा, कैपिटल रिसिप्ट कौन सा, और साथ में ये भी पूछ लेता है कि रीजन भी बताओ। तो रीजन भी बताना होता है। बुक में जितने क्वेश्चन है कर लो, प्रैक्टिस हो जाएगी, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम लोग गवर्नमेंट बजट एक्सपेंडिचर पे। बजट से रेवेन्यू हम लोगों ने पढ़ा कि गवर्नमेंट का जो रिसिप्ट है वो दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड है। इसी तरीके से जो गवर्नमेंट खर्चा करती है वो भी दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड है। एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो सरकार का फ्री में हो जाता है। फ्री में मतलब कि ऐसा पैसा जो सरकार की जेब से गया और बदले में सरकार को कोई भी असेट्स रिसीव नहीं हुआ, बदले में सरकार का कोई कर्जा भी कम नहीं हुआ। ऐसा पैसा जो सरकार की जेब से निकल गया और सरकार को कोई डायरेक्ट बेनिफिट रिसीव नहीं हुआ, उस पैसे को हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसा पैसा जो सरकार की जेब से गया और सरकार को डायरेक्ट कोई बेनिफिट रिसीव हो गया, यानी ये पैसा सरकार की जेब से फ्री में नहीं गया, इसके बदले सरकार को डायरेक्ट बेनिफिट मिल गया, उसे हम लोग कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। भाई सरकार ने पैसा खर्च करा और ब्रिज बन गया, तो ब्रिज असेट्स बन के तैयार हो गया। सरकार ने पैसा खर्च करा, रोड बन गया। सरकार ने पैसा खर्च करा, बिल्डिंग बन गई, डैम्स बन गया। सरकार ने पैसा खर्च करा, ठीक है, और क्या करा, किसी का लोन उतार दिया। तो ये पैसा क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, जो सरकार की फ्री में चला गया जेब से और कुछ नहीं मिला सरकार को बदले में। जैसे सरकार ने लोन लिया था, उस पर इंटरेस्ट पे करा, तो भाई इंटरेस्ट देने से लोन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। बात समझ में आई? तो ना तो सरकार का असेट्स कम हुआ, ना ही सरकार की लायबिलिटी कम हुई। तो एक बार जरा हम समझते हैं, एक्सपेंडिचर विच नाइदर क्रिएट असेट्स। भाई ये ऐसा खर्चा है जो बेमतलब में हो गया, सरकार का कोई असेट्स नहीं बढ़ा, सरकार का कोई असेट्स नहीं बढ़ा, ठीक है, और सरकार की कोई लायबिलिटी भी कम नहीं हुई, यानी ये पैसा फ्री में चला गया जेब में से। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, पेमेंट ऑफ सैलरी एंड पेंशन, सरकार बूढ़े लोगों को पेंशन देती है, रिटायर्ड जो एम्प्लॉइज होते हैं गवर्नमेंट के उनको पेंशन देती है। सरकार सैलरी पे करती है, किसकी, टीचर्स की जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाते हैं, पुलिस वालों की, आर्मी वालों की। तो इसके बदले सरकार को कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं मिलता। ग्रांट और सब्सिडी जो सरकार देती है, सरकार बहुत सारे ग्रांट्स देती है, सब्सिडीज देती है ना, जैसा एग्रीकल्चर में बहुत सारा सब्सिडी है, इंडस्ट्री में बहुत सारा सब्सिडी है, पढ़ाई लिखाई में बहुत सारी सब्सिडी देती है गवर्नमेंट, ठीक है, बिजली पानी की जो फ्री में सेवाएं देती है, सब्सिडीज देती है। इन सब्सिडीज के बदले में गवर्नमेंट को कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं मिलता, फ्री का पैसा गवर्नमेंट की जेब से खर्च हो जाता है। एजुकेशन और हेल्थ, मैं मानता हूं कि एजुकेशन और हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट सर्विस है, लेकिन एक बात बताओ, जैसे गवर्नमेंट आपके स्कूल में पैसा खर्च कर रही है, अगर आपका गवर्नमेंट स्कूल है, सरकार आपके स्कूल पे पैसा खर्च कर रही है, वहां की बिल्डिंग की मेंटेनेंस कर रही है, आपके टीचरों को सैलरी पे कर रही है, साफ सफाई की व्यवस्था कर रही है, लेकिन इसके बदले गवर्नमेंट को कोई डायरेक्ट बेनिफिट तो नहीं मिल रहा ना। तो ना तो सरकार का असेट्स बढ़ रहा है, ना ही सरकार की लायबिलिटी कम हो रही है, तो ये पैसा सरकार की जेब से फ्री में जाता है। डिफेंस सर्विसेज, सरकार जितना पैसा डिफेंस पे खर्च करती है, गोला बारूद खरीदती है, टैंक्स खरीदती है, इसके अलावा जो फौजी होते हैं उनकी सैलरी वगैरह पे करती है, तो इससे डायरेक्ट बेनिफिट सरकार को कोई नहीं मिलता। हाँ, ये बहुत नेसेसरी और बहुत ही जरूरी पेमेंट्स है, बहुत जरूरी खर्चे हैं, लेकिन सरकार को कोई डायरेक्ट बेनिफिट रिसीव नहीं होता इससे। बस कहने का मतलब ये है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या आता है, जैसे बिल्डिंग बनवा दिया, रोड बनवा दिया, ब्रिज, पैसा खर्च हुआ लेकिन असेट्स तो आया, है ना। सरकार ने कोई जमीन परचेज कर ली, मशीनरी परचेज कर ली, सरकार ने कहीं शेयर में इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो यार पैसा खर्च हुआ लेकिन बदले में शेयर्स भी तो आ गए। अब क्या होगा, उस शेयर से हर साल हर महीने प्रॉफिट मिलता रहेगा, ठीक है। लोन टू स्टेट और फॉरेन गवर्नमेंट, अगर हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट या फॉरेन गवर्नमेंट को लोन दे दिया तो फ्री में नहीं दिया है, बाद में पैसा रिकवर होगा, वापस मिलेगा। पेमेंट ऑफ लोन, हमारी इंडियन गवर्नमेंट अगर किसी का लोन ले रखा था और वो वापस कर दिया, IMF से लोन ले रखा था वापस कर दिया, तो ये पैसा फ्री में जेब से नहीं गया, इसके बदले गवर्नमेंट की लायबिलिटी कम हो गई है, जो गवर्नमेंट की देनदारियां थी, ठीक है। तो याद रखना, एग्जाम में डिफरेंस आ जाता है। क्या डिफरेंस आ जाता है, वही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में डिफरेंस बताओ। तो पहला तो वही आ गया, इसका डेफिनेशन आ गया। देखो, नाइदर क्रिएट असेट्स नॉर रिड्यूस लायबिलिटी, ठीक है। इसमें आइदर क्रिएट असेट्स, या तो असेट्स बनता है या लायबिलिटी कम हो जाती है, क्लियर। फिर इसके एग्जाम्पल लिखें, एग्जाम्पल मैंने वहीं बता दिया। अच्छा, ये जो खर्चा होता है ना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये रिकरिंग नेचर का होता है। रिकरिंग मतलब भाई बार बार होता ही रहेगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी हर महीने जाती है, आर्मी पे खर्चा हर महीने होता ही रहता है,
ठीक है, आपके स्कूल के टीचर्स की सैलरी हर महीने जाती है, पेंशन हर महीने जाता है, ये खर्चा चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता रहता है। लेकिन ये खर्चा नॉन रिकरिंग है। क्या गवर्नमेंट अपना लोन डेली डेली थोड़ी उतारता है? गवर्नमेंट डेली डेली लोन थोड़ी ना लेती है। गवर्नमेंट अपने शेयर्स के ऊपर शेयर्स डेली डेली थोड़ी ना खरीदती है। ये खर्चा जो है ना, ये कभी कभी होता है, यानी कि नॉन रिकरिंग नेचर का है। ये खर्चा जो होता है ये शॉर्ट पीरियड खर्चा होता है, यानी कि यार हर महीने हर महीने हर महीने लगातार होता ही रहेगा, होता ही रहेगा, होता ही रहेगा। ये एक तरीके का शॉर्ट पीरियड खर्चा है। और ये कैसा है? लॉन्ग पीरियड खर्चा है। ठीक है, तो अगर एग्जाम में आता है कि रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या डिफरेंस है, तो आप पढ़ लेना भाई। बाकी इसके अलावा क्या करेगा, वो आपको कंपोनेंट दे देगा, बहुत सारे खर्चे देगा और बोलेगा पहचानो कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। बुक में बहुत क्वेश्चन है, कर लो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद चल रहे हैं, एक होता है डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर और एक होता है नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब ये डेवलपमेंट और नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है? तो गवर्नमेंट जितने भी खर्चे करती है, गवर्नमेंट चाहे वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो चाहे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, अगर कोई खर्चा हमारे देश के अंदर सीधा डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है, जिसके बदले हमारे देश का सीधा डेवलपमेंट हो रहा है, तो वो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में आ रहा है। या कोई ऐसा खर्चा जिसके बदले सरकार को डायरेक्ट हमारे देश का डेवलपमेंट नहीं हो रहा, जैसे ना गवर्नमेंट पुलिस के ऊपर बहुत खर्चा करती है, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर बहुत खर्चा करती है, आर्मी के ऊपर बहुत खर्चा करती है, तो इससे देश का डेवलपमेंट नहीं होता। देश का डेवलपमेंट किससे होता है? इंडस्ट्री पे खर्च करने से, और इसके अलावा ट्रेड पर खर्च करने से, इसके अलावा एग्रीकल्चर पे खर्च करने से। इस पे खर्च करोगे तो देश का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आ जाता है कि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर और नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। तो इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है, डेवलपमेंट और नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स में क्या डिफरेंस होता है, एक बार हम समझते हैं। तो कहता है डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है? डायरेक्टली कॉन्ट्रीब्यूट टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस। इससे हमारे देश के गुड्स और सर्विसेज में डायरेक्ट फ्लो होता है, और इससे हमारे देश के गुड्स एंड सर्विसेज में डायरेक्ट फ्लो नहीं होता, यानी इनडायरेक्टली फ्लो होता है। ठीक है, प्रोडक्शन इन नेचर, इससे हमारे देश का प्रोडक्शन बढ़ता है और ये फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को जनरेट करता है। नॉट प्रोडक्टिव इन नेचर, इससे हमारे देश के गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर फ्लो नहीं बढ़ता। यार एक बात बताओ, जस्टिस के ऊपर गवर्नमेंट खर्च कर रही है, लॉ क्या नाम है इसका, जैसे अदालतों के ऊपर खर्चा किया जा रहा है, जज के ऊपर खर्चा किया जा रहा है, आर्मी के ऊपर खर्चा किया जा रहा है। ठीक है, तो इससे ये बताओ कि इससे हमारे देश के डेवलपमेंट में, गुड्स और सर्विस में कहाँ इंक्रीमेंट आ रहा है? लेकिन वहीं पर गवर्नमेंट ट्रेड पे खर्च कर रही है, इंडस्ट्री पे खर्च कर रही है, या हमारी इंडियन गवर्नमेंट एग्रीकल्चर पे खर्च कर रही है, तो उससे तो गुड्स और सर्विस जनरेट होगा ना सीधा सीधा। तो क्या होता है कि डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर वो होता है जिससे गुड्स और सर्विस का फ्लो बढ़ता है, और इससे गुड्स एंड सर्विस का फ्लो सीधा नहीं बढ़ता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल लिखे गए, देखो फॉर एग्जाम्पल इसके एग्जाम्पल क्या क्या आ जाता है, जैसे एग्रीकल्चर पे किया गया खर्चा, ठीक है, इंडस्ट्री पे किया गया खर्चा, ट्रांसपोर्टेशन पे किया गया खर्चा, इसमें आ जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव, डिफेंस और जस्टिस पे किया गया खर्चा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेवलपमेंट और नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में क्या डिफरेंस होता है, आता है एग्जाम के अंदर कई बार। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आ रहा है वो है प्लान एक्सपेंडिचर क्या होता है और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर क्या होता है। प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर के बीच में क्या डिफरेंस है? देखो मैंने आपको जैसा कि बताया कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट ना बजट के अकॉर्डिंग काम करती है। बजट में, आने वाले बजट में सरकार, जैसे अभी जो बजट बना रही है तो गवर्नमेंट बताती है कि आने वाले ईयर के अंदर गवर्नमेंट पे पैसा कहाँ कहाँ से आ सकता है और गवर्नमेंट उस पैसे को कहाँ कहाँ खर्च कर सकती है। सिंपल है। तो अगर गवर्नमेंट ने बजट के अंदर लिखा है कि यार ये पैसा हम खर्च करेंगे और गवर्नमेंट वहां पर पैसा खर्च कर रही है, तो उसे हम लोग कहते हैं प्लान एक्सपेंडिचर। या आप सिंपल ऐसे बताओ कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट 5 ईयर प्लान के अकॉर्डिंग काम करती थी, तो अगर हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने कोई खर्चा 5 ईयर प्लान के अंदर मेंशन किया है, बजट के अंदर मेंशन किया है और वहां पर खर्चा कर रही है, तो उसे हम लोग कहते हैं प्लान एक्सपेंडिचर। सिंपल प्लान एक्सपेंडिचर का मतलब आपने सोचा हुआ था कि मैं यहां पर पैसा खर्च करूंगा। और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर जहां पर आपने सोचा नहीं लेकिन गवर्नमेंट को खर्चा करना पड़ गया अचानक। प्लान एक्सपेंडिचर क्या है? सरकार ने बोला यार इस एग्रीकल्चर सेक्टर में लैंड रेवोल्यूशन करवाना है, इतनी जमीन को ठीक करवाना है, तो ये प्लान एक्सपेंडिचर है। इतने लोगों को फ्री में घर बनाकर देना है, प्लान एक्सपेंडिचर है। इतने नए स्कूल बनाने, प्लान एक्सपेंडिचर है। और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर क्या हो जाता है? कहीं पर बाढ़ आ गई, कहीं पर भूकंप आ गया, या कहीं पर कोई ऐसी घटना हो गई तो गवर्नमेंट को अचानक लोगों को कंपनसेशन देना पड़ जाता है। तो ये सब खर्चा क्या है? ये सब खर्चा है एक तरीके का नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर, जो गवर्नमेंट ने सोचा नहीं था। तो एक डिफरेंस आ जाता है प्लान्ड और नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर में क्या डिफरेंस होता है।
अकॉर्डेंस विद द सेंट्रल प्लान, ये गवर्नमेंट की सेंट्रल प्लान के अकॉर्डिंग होता है, और ये गवर्नमेंट का नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर होता है, यानी इसके बारे में गवर्नमेंट ने सोचा नहीं था, ठीक है। उसके बाद बोला जा रहा है सेकंड पॉइंट में, इट शो द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द प्रोजेक्ट कवर अंडर द सेंट्रल प्लान, ये गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट के अंडर किया जाता है, और ये जो गवर्नमेंट होता है ये प्रोजेक्ट के अंदर कवर नहीं होता, ये वाला खर्चा गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट में कवर नहीं होता। तो दो बातें मैंने अहम सी बता दी आपको। इसका एग्जाम्पल आप क्या लिख सकते हो, प्लान्ड एक्सपेंडिचर का, एक्सपेंडिचर ऑन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के ऊपर गवर्नमेंट कितना खर्च करेगी, रूरल डेवलपमेंट पे कितना खर्च करेगी, रोड और ब्रिज पे कितना खर्च करेगी। इसमें क्या आ जाता है, गवर्नमेंट रिलीफ फंड में अर्थक्वेक आने पर विक्टिम्स को कितना पैसा देगी, कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउसेस डेमोलिश्ड ड्यू टू द फ्लड, तो कह रहा है कि लोगों के जो घर गिर जाते हैं बाढ़ भूकंप आने से, तो उसमें गवर्नमेंट कितना पैसा मुआवजे के तौर पे देगी, ये एक नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर है। तो अचानक किया गया खर्चा जो गवर्नमेंट ने सोचा नहीं था वो नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर होता है, जो गवर्नमेंट ने सोच समझकर पैसा खर्च करा है उसको बच्चों हम लोग क्या देते हैं, प्लान्ड एक्सपेंडिचर। क्लियर हो गया। तो अब हमें समझना है टाइप्स ऑफ बजट के बारे में। तो बजट के बारे में हमने एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर क्या क्या हो सकते हैं, एस्टिमेटेड रेवेन्यू क्या क्या हो सकता है, एक्सपेंडिचर रेवेन्यू कितने टाइप का हो सकता है, ये हमने पढ़ लिया। तो बजट का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो हम पढ़ चुके हैं। अब हमें समझना है कि इन बैलेंसेस के अनुसार बजट कितने पार्ट्स में डिवाइड है। बजट्स दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक होता है बैलेंस बजट, ठीक है, और एक होता है हमारा अनबैलेंस बजट। तो बैलेंस बजट वो होता है जिसमें गवर्नमेंट का रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर बराबर होता है, और ये वाला जिसमें रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर बराबर नहीं होता है, तो इसे हम लोग अनबैलेंस बजट कहते हैं। अनबैलेंस बजट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एक सरप्लस और एक डेफिसिट। सबसे पहले बैलेंस बजट कौन सा होता है, बैलेंस बजट वो होता है जिसके अंदर सरकार की रेवेन्यू और सरकार का एक्सपेंडिचर बराबर होता है। आप ये वर्ड लगा सकते हो, एस्टिमेटेड रेवेन्यू इज इक्वल टू एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। सरप्लस बजट वो होता है जिसमें गवर्नमेंट का रेवेन्यू ज्यादा होता है, एक्सपेंडिचर कम होता है, यानी कि एस्टिमेटेड रेवेन्यू ज्यादा, एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर कम। डेफिसिट बजट वो होता है जिसमें गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम और गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है, यानी कि एस्टिमेटेड रेवेन्यू कम और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है। अब देखो बजट तीन तरीके का है, बैलेंस, सरप्लस और डेफिसिट। अलग अलग कंट्री के लिए अलग अलग बजट अच्छा होता है। ऐसा नहीं कि इंडिया के लिए भी बैलेंस का बजट अच्छा है और अमेरिका के लिए भी बैलेंस का बजट अच्छा है, सबके लिए बैलेंस का बजट अच्छा है, ऐसा नहीं होता। या सबके लिए सरप्लस अच्छा है या सबके लिए डेफिसिट अच्छा है। हर देश की कंडीशन के अनुसार वहां पर बजट का सिलेक्शन किया जाता है कि हमें कौन सा बजट इंप्लीमेंट करना चाहिए, और हर देश की इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से भी, जैसे इन्फ्लेशन है या डिफ्लेशन है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग भी बजट चेंज हो जाता है। इसके अलावा हर बजट के कुछ अपने मेरिट्स हैं और कुछ अपने डीमेरिट्स हैं। तो तीन बातें मैं हर बजट के अंदर आपको समझाने वाला हूं। पहला, कौन सी कंट्री के लिए कौन सा बजट अच्छा रहता है। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस सिचुएशन में कौन सा बजट अपनाना चाहिए और कौन सा नहीं अपनाना चाहिए। उसके बाद हर बजट के अपने कुछ फायदे और अपने कुछ नुकसान हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि किन देशों के लिए कौन सा बजट अपनाना चाहिए। देखो दुनिया के अंदर तीन तरीके की कंट्री होती है, एक होता है डेवलप्ड कंट्री, ठीक है, और एक होता है हमारा डेवलपिंग कंट्री, ठीक है, और एक होता है हमारा अंडर डेवलप्ड कंट्री, अंडर डेवलपिंग या फिर अंडर डेवलप्ड कर दो कंट्री, ठीक है। तो तीन तरीके की कंट्री होती है, एक डेवलप्ड, एक डेवलपिंग और एक अंडर डेवलप्ड। तो डेवलपिंग कंट्री, सबसे पहले डेवलप्ड कंट्री क्या होती है। डेवलप्ड कंट्री वो होती है जो एक तरीके से बोला जाए बहुत अमीर देश हो चुके हैं, यानी कि उनके पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, हेल्थ फैसिलिटी बहुत अच्छी है, एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, मतलब कुल मिलाकर वो देश बहुत मजबूत बन चुका है, उसे कहते हैं डेवलप्ड। डेवलपिंग वो है जहां पर ये सारी चीजें चल रही है, जैसे हमारा इंडिया एजुकेशन पे काम चल रहा है, हेल्थ पे काम चल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम चल रहा है। चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, ये डेवलपिंग कंट्रीज है। अंडर डेवलप्ड ये जो बिल्कुल थमे हुए हैं, बहुत रुके हैं, जिनकी कंडीशन बहुत बुरी चल रही है, जैसे भूटान हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, म्यांमार हो गए, तो ये सब क्या है, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर आ जाते हैं। तो डेवलप्ड कंट्री, डेवलपिंग कंट्री और अंडर डेवलप्ड कंट्री, तीनों में कौन से देश के लिए कौन सा बजट अच्छा होता है। देखो बैलेंस बजट जो अच्छा होता है वो होता है ज्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज के लिए। किसके लिए, डेवलप्ड। अगर आपकी इकोनॉमी डेवलप्ड कंट्री है, डेवलप्ड मतलब आपके देश में हर चीज मौजूद है पहले से ही, आपके पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपके पास एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम है, हेल्थ सेक्टर है, तो आपको ज्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, आपको बैलेंस बजट भी आप रखोगे तो काम चल जाएगा। या फिर डेवलप्ड कंट्री के लिए कौन सा बजट अच्छा होता है, सरप्लस का बजट। सरप्लस का बजट और बैलेंस बजट डेवलप्ड
डेवलप्ड कंट्रीज के लिए बहुत ही बेहतरीन माना जाता है, जबकि डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के लिए डेफिसिट का बजट अच्छा होता है। ये बजट किसके लिए अच्छा होता है? डेवलपिंग या फिर अंडर डेवलपिंग कंट्री के लिए। क्लियर हो गई बात? अच्छा, डेवलपिंग कंट्री के लिए डेफिसिट का बजट अच्छा क्यों होता है? हमारे इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, हमारे इंडिया पर जितना ज़्यादा पैसा गवर्नमेंट खर्च करेगी उतने ज़्यादा स्कूल्स बनेंगे, उतने ज़्यादा हॉस्पिटल बनेंगे, उतना ज़्यादा हमारे देश के अंदर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एप्लीकेबल हो पाएंगे, तो हमारे लिए डेफिसिट का बजट बेहतरीन है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि बैलेंस का बजट किन कंट्रीज के लिए अच्छा है? डेवलप्ड कंट्रीज के लिए, जैसे अमेरिका के लिए, इसके अलावा रशिया के लिए, रशिया भी एक डेवलपिंग में आती है वैसे भी, इसके अलावा न्यूजीलैंड के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए, इनके लिए बैलेंस बजट अच्छा है, या फिर इनके लिए सरप्लस का बजट अच्छा है। डेवलपिंग जैसे इंडिया हो गया, चाइना हो गया, तो हमारे लिए क्या अच्छा है? डेफिसिट का बजट अच्छा है। अच्छा, एक डेवलप्ड देश को कौन से बजट से बचना चाहिए? उसे डेफिसिट बजट से बचना चाहिए, सरप्लस और बैलेंस को अपनाना चाहिए। और एक डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड देश को किस बजट से बचना चाहिए? उसे सरप्लस और बैलेंस और सरप्लस बजट से बचना चाहिए। अब आ जाते हैं हम लोग सिचुएशन पे। देखो, देश की इकोनॉमिकल सिचुएशन को देखते हुए भी हमें बजट को चुनना पड़ता है। देश के अंदर अगर इन्फ्लेशन का माहौल है, इन्फ्लेशन मतलब चीजों के रेट बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो सोचो अगर गवर्नमेंट ऐसे में डेफिसिट का बजट अपना लेती है तो इकोनॉमी में डेफिसिट बजट में क्या होता है? इकोनॉमी में और ज्यादा खर्चा हो जाएगा, लोगों के पास इकोनॉमी में और पैसा चला जाएगा, लोगों के पास और पैसा आएगा, लोग डिमांड और ज्यादा करेंगे, जिससे महंगाई और बढ़ने लग जाएगी। तो अगर देश के अंदर इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन मतलब अगर देश में महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है, अगर देश में इन्फ्लेशन है तो बैलेंस का बजट अपना लो, या फिर इन्फ्लेशन के केस में सरप्लस का बजट अपना लो। इन्फ्लेशन में गवर्नमेंट को बैलेंस बजट अपनाना चाहिए या सरप्लस का, क्योंकि इन्फ्लेशन में इकोनॉमी में बहुत सारा पैसा होता है और गवर्नमेंट इन बजट में कम पैसा खर्च करती है, जिससे इकोनॉमी में कम पैसा जाएगा और लोगों के पास पैसा ज्यादा नहीं बढ़ेगा, जिससे लोग डिमांड को फर्दर नहीं बढ़ाएंगे। इससे इन्फ्लेशन की सिचुएशन ठीक हो सकती है। इन्फ्लेशन में हमें बैलेंस बजट या फिर सरप्लस का बजट अपनाना चाहिए। हाँ, अगर इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन है तो गलती से भी डेफिसिट का बजट मत अपना लेना, वरना इकोनॉमी और ज्यादा खतरे में चली जाएगी। क्लियर? अच्छा, डेफिसिट का बजट किस सिचुएशन में अच्छा रहता है? डेफिसिट का बजट हमारे लिए अच्छा होता है डिफ्लेशन में। किसके अंदर? डिफ्लेशन। डिफ्लेशन का मतलब होता है जैसे इकोनॉमी बहुत सुस्त चल रही है, इकोनॉमी के अंदर काम धंधा नहीं है, इकोनॉमी में लोगों के पास पैसा नहीं है, तो ऐसी जगह पर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज्यादा करके इकोनॉमी में एक जान डालती है, इकोनॉमी में पैसा डालती है, जिससे इकोनॉमी के अंदर एग्रीगेट डिमांड बूस्ट होती है, इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्शन बढ़ता है। क्लियर हो गया? तो याद रखना है, बैलेंस बजट डेवलप्ड कंट्रीज के लिए, सरप्लस बजट डेवलप्ड कंट्रीज के लिए, और डेफिसिट बजट डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के लिए अच्छा होता है। ठीक है? बैलेंस बजट इन्फ्लेशन में अपनाना चाहिए, सरप्लस बजट इन्फ्लेशन में अपनाना चाहिए। ठीक है? और क्या नाम है, डिफ्लेशन में बैलेंस और सरप्लस बजट नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि इकोनॉमी में पैसा नहीं होता और इसमें पैसा और रोका जाता है, जिससे इकोनॉमी में पैसा नहीं जाएगा। डेफिसिट बजट कौन से सिचुएशन में अच्छा रहता है? ये डिफ्लेशन में अच्छा रहता है। अगर इन्फ्लेशन है तो डेफिसिट का बजट नहीं अपनाना चाहिए। तो कई बार क्रॉस क्वेश्चन भी कर लेता है, एग्जाम में पूछेगा कौन सी सिचुएशन में डेफिसिट बजट से बचना चाहिए, तो किसमें? इन्फ्लेशन में बचना चाहिए। क्लियर? तो ये हो गया हमारा सिचुएशन। अब हम इसमें देख लेंगे कि बैलेंस बजट, सरप्लस बजट और डेफिसिट बजट के क्या क्या मेरिट्स या डीमेरिट्स हो जाते हैं। ठीक है? तो एक बार स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। बैलेंस बजट डेफिनेशन मैंने आपको बता दी कि इसमें गवर्नमेंट के रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर बराबर होता है, यहाँ पर एक फॉर्मूला भी लिख दिया, बराबर है। ठीक है? मेरिट्स आ जाते हैं। भाई बैलेंस बजट ना एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनाता है, जितना आ रहा है उतना खर्च, कोई दिक्कत नहीं। अवॉइड वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, जितना आएगा उतना ही खर्च होगा, कहीं पर अननेसेसरी खर्चा नहीं होगा। डीमेरिट्स ऑफ द बैलेंस बजट, बैलेंस बजट का डीमेरिट्स क्या है? गवर्नमेंट जितना खर्चा करना चाहती है नहीं कर सकती, इसमें जितना पैसा आएगा उतना ही खर्च करो, यानी कि इसमें ग्रोथ आप तेजी से नहीं बढ़ा सकते अपनी मनमर्जी के तरीके से। और इसके अलावा इसमें जो वेलफेयर एक्टिविटी होती है वो भी आप ज्यादा एप्लीकेबल नहीं कर सकते हो। क्लियर हो गया?
सरप्लस के बजट का क्या मतलब होता है? जिसमें गवर्नमेंट का रेवेन्यू ज़्यादा होता है और खर्चा कम होता है। तो ये बात यहाँ लिखी है, सरप्लस बजट का ये फॉर्मूला लिख दिया है यहाँ पर। मेरिट्स ऑफ सरप्लस बजट, सरप्लस बजट का मेरिट क्या है? देखो, अगर देश के अंदर इन्फ्लेशन चल रहा है, इन्फ्लेशन यानी कि अगर चीज़ों के रेट बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं तो सरप्लस का बजट बहुत अच्छा माना जाता है। ये हमारे देश में बढ़ते हुए एग्रीगेट डिमांड को कम करने का काम करता है, क्योंकि इकोनॉमी में गवर्नमेंट कम पैसा डालेगी, जिससे लोगों के पास कम पैसा जाएगा और लोग डिमांड को कम करेंगे, और डिमांड कम करेंगे तो चीज़ों की डिमांड कम होगी और चीज़ों के प्राइस गिरेंगे। तो अगर देश में इन्फ्लेशन चल रहा है या एग्रीगेट डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रहा है तो सरप्लस का बजट अपना लो। ठीक है। डीमेरिट्स ऑफ सरप्लस बजट, अगर तुमने डिफ्लेशन के अंदर, यानी कि जब हमारे देश के अंदर डिप्रेशन चल रहा है, जिसे डिफ्लेशन भी कहते हैं, अगर तुमने ये बजट अपना लिया तो आपका देश बहुत ही ज्यादा खतरे में आ जाएगा, क्योंकि डिफ्लेशन में इकोनॉमी में पैसा नहीं है। और गवर्नमेंट ने अगर सरप्लस का बजट अपनाया या गवर्नमेंट ने बैलेंस बजट अपनाया तो इकोनॉमी के अंदर पैसा कम जाएगा। ठीक है। और अगर इकोनॉमी के अंदर पैसा कम गया तो फिर इकोनॉमी के डूबने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि इकोनॉमी में पहले से ही पैसा ना के बराबर था। ठीक है। तो ये बात यहाँ पे लिखा हुआ है, मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या होते हैं। फिर आते हैं हम लोग डेफिसिट बजट पे। भाई डेफिसिट बजट में मैंने मतलब बता दिया, डेफिसिट बजट का मतलब क्या होता है, जिसमें गवर्नमेंट का एस्टिमेटेड रिसिप्ट कम होता है और गवर्नमेंट का खर्चा ज़्यादा होता है। अब इसमें मेरिट्स, इसके मेरिट्स क्या क्या है? देखो, डेफिसिट बजट ना हमारी इंडिया जैसी कंट्री के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारी इंडिया जैसी कंट्री में जितना ज़्यादा एजुकेशन पे खर्च होगा, हेल्थ पे खर्च होगा, हमारी कंट्री को उतना ही ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो डीमेरिट्स, इसके मेरिट्स क्या क्या है? इससे इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ता है, इससे वेलफेयर प्रोग्राम्स जल्दी जल्दी एप्लीकेबल होते हैं इकोनॉमी के अंदर, इससे डिफ्लेशन से हम लड़ सकते हैं। अगर इकोनॉमी में डिफ्लेशन है और आपने डेफिसिट बजट अपना लिया तो गवर्नमेंट बहुत सारा पैसा इसमें खर्च करती है इकोनॉमी के अंदर, जिससे इकोनॉमी में पैसा जाता है और प्रोडक्शन बढ़ता है। इसके अलावा अगर चीज़ों के प्राइस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ प्राइस, इससे प्राइस को भी कम कर सकती है। अगला आ जाते हैं हम लोग डीमेरिट्स ऑफ डेफिसिट बजट। डेफिसिट बजट के डीमेरिट्स क्या है? देखो, डेफिसिट बजट जो होता है ना, एक तरीके से कई बार गवर्नमेंट के वेस्टफुल एक्सपेंडिचर को भी शो करता है कि गवर्नमेंट बिना सोचे समझे इधर उधर पैसा खर्च कर रही है। एनकरेज द अननेसेसरी एंड वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, ये गवर्नमेंट के वेस्टफुल एक्सपेंडिचर को कई बार शो करता है। अगर गवर्नमेंट ईमानदार नहीं है तो और बिना सोचे समझे पैसा खर्च कर रही है तब तो वो गलत है। अदरवाइज अगर गवर्नमेंट की नीयत साफ है और वो बढ़िया तरीके से पैसों को सोच समझ के खर्च कर रही है तो डेफिसिट बजट अच्छा होता है। फाइनेंशियल एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बनती है। देखो, सरप्लस बजट में गवर्नमेंट पे जितना आया उतना ही खर्च हुआ, और सॉरी सरप्लस कह रहा हूं, बैलेंस बजट में, और सरप्लस में गवर्नमेंट पर जितना आया गवर्नमेंट ने बचाया ज्यादा और खर्च कम किया तो भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर गवर्नमेंट खर्चा ज्यादा करेगी और रिसीव कम होगा तो कहीं ना कहीं जो अपोजिशन में पार्टीज बैठी हुई हैं वो लोग ऑब्जेक्शन उठाती हैं, भाई इतना पैसा कहाँ खर्च कर रहे हो। तो देश में एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बन जाती है, अस्थिरता बनती है। और पता है, जिन देशों का बजट ना बैलेंस का होता है और सरप्लस का होता है, फॉरेन इन्वेस्टर ना उन पे बिलीव बहुत ज़्यादा दिखाते हैं, मतलब कि उन देशों में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करना चाहते हैं। जैसे अमेरिका हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, इन पे ना जो इन्वेस्टर होते हैं बहुत भरोसा दिखाते हैं ऐसी इकोनॉमी पे। लेकिन जिन इकोनॉमी में बजट डेफिसिट आता है, बार बार डेफिसिट आता है, उन देशों पर जो इन्वेस्टर होते हैं वो ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करते हैं। तो ये इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके पास एक डीमेरिट है डेफिसिट बजट के पास, कि इन्वेस्टर ऐसी इकोनॉमी के अंदर ज़्यादा आना पसंद नहीं करते हैं। क्लियर हो गई बच्चों? अगला टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं, मेजर ऑफ बजटरी डेफिसिट। अब ये बजटरी डेफिसिट का मतलब तो मैंने आपको बता दिया, सिंपल मतलब है बजट का डेफिसिट। अगर कोई गवर्नमेंट अपने खर्चे ज़्यादा करती है और उसको रेवेन्यू कम होता है तो उसको हम लोग कहते हैं बजट डेफिसिट। क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी गवर्नमेंट के पास खर्चा ज़्यादा हो जाए और उसके पास इनकम कम हो जाए? तो बिल्कुल पॉसिबल है। और बजट में जो डेफिसिट आता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है, एक रेवेन्यू डेफिसिट, एक फिस्कल डेफिसिट और एक प्राइमरी डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट को ही हम लोग फाइनेंशियल डेफिसिट भी कहते हैं। ठीक है। तो रेवेन्यू डेफिसिट का क्या इंप्लीकेशन पड़ता है, कि हमारी इकोनॉमी के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है, हम इससे कैसे रिकवर कर सकते हैं। फिस्कल डेफिसिट का क्या इंप्लीकेशन पड़ता है, हम इसको कैसे रिकवर कर सकते हैं। प्राइमरी डेफिसिट का हम इसे कैसे रिकवर कर सकते हैं। तो बजटरी डेफिसिट 3 टाइप का होता है, तीनों के फॉर्मूले, तीनों की डेफिनेशन, एक हमारी इकोनॉमी के ऊपर इन डेफिसिट्स का क्या इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है, और इनके सभी फॉर्मूले, और ताकि हम न्यूमेरिकल्स भी इनका अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए तो अब हम सीखने वाले हैं। तो बजट के अंदर जो डेफिसिट आता है, बजट के अंदर जो घाटा आता है, हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, रेवेन्यू, फिस्कल और प्राइमरी डेफिसिट। तो इसे समझने के लिए मैं एक छोटे से चार्ट से आपको इसे समझाने की कोशिश करता हूं, एक बार थोड़ा समझने की कोशिश करना।
ठीक है। यहाँ पर हमने एक छोटा सा चार्ट बनाया हुआ है इस चीज़ को समझने के लिए। बच्चों अब हम स्टार्ट करने वाले हैं बजटरी डेफिसिट, जैसे हम लोग बजट डेफिसिट के नाम से भी जानते हैं। गवर्नमेंट के बजट में जो डेफिसिट आता है वो 3 प्रकार का होता है। वो रेवेन्यू डेफिसिट होता है, एक हमारा जो होता है वो फिस्कल डेफिसिट जैसे फाइनेंशियल डेफिसिट भी कहते हैं, और एक होता है हमारा प्राइमरी डेफिसिट। तो सबसे पहले हम रेवेन्यू डेफिसिट को समझेंगे, इससे हमारी इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, क्या इंप्लीकेशन, क्या बैड इंपैक्ट है वो समझ लेंगे, फिर फिस्कल डेफिसिट का और फिर प्राइमरी डेफिसिट का। तो सबसे पहले हम लोग रेवेन्यू डेफिसिट को समझते हैं। रेवेन्यू डेफिसिट को आप ऐसे समझ सकते हो कि देखो जो हमारे गवर्नमेंट का जो बजट होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, आपको पता ही है। एक होता है हमारा रिसिप्ट और एक होता है हमारी गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर। अच्छा, रिसिप्ट 2 तरीके का होता है, एक होता है रेवेन्यू रिसिप्ट और एक होता है गवर्नमेंट का कैपिटल रिसिप्ट। क्लियर? तो ये बता दिया था आपको मैंने। और एक्सपेंडिचर 2 तरीके का होता है, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्लियर है? अब आ जाते हैं हम लोग रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है। मान के चलो हमारी इंडियन गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू रिसिप्ट हो रहा है वो 1000 करोड़ का हो रहा है और एक्सपेंडिचर जो है वो कितना हो गया, 1200 करोड़ का हो गया। तो यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का खर्चा ज्यादा है और इनकम कम है, तो 1200 माइनस में 1000 कितना आ गया, 200 करोड़ रुपए का हमारी इंडियन गवर्नमेंट को रेवेन्यू डेफिसिट आ जाता है। रेवेन्यू डेफिसिट क्या शो करता है, ये शो करता है कि गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू रिसिप्ट हो रहा है यानी टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू, जैसे फीस हो गई, पेनल्टीज हो गई, इनकम टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया, इससे मिलने वाला पैसा गवर्नमेंट को कम है, यानी गवर्नमेंट रेवेन्यू रिसिप्ट से कम पैसा रिकवर कर पा रही है, जबकि गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एजुकेशन पे, हेल्थ पे, डिफेंस पे जो किया जाने वाला खर्चा है वो उससे कई ज्यादा है, इसलिए गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू डेफिसिट आ रहा है। तो रेवेन्यू डेफिसिट शो करता है कि कुल मिलाकर फ्री में जो पैसा खर्च हो रहा है वो ज्यादा है और फ्री में जो पैसा गवर्नमेंट को रिसीव हो रहा है वो कम है, जो कि शो करता है किसको, रेवेन्यू डेफिसिट को। यार अगर हमारी इकोनॉमी में रेवेन्यू डेफिसिट होगा तो इसका इंप्लीकेशन क्या है, गवर्नमेंट इसे ठीक करने के लिए, इस घाटे को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट बहुत सारे एसेट्स बेच देती है, इन्फ्लेशन आ जाता है इकोनॉमी के अंदर क्योंकि टैक्स बढ़ाना पड़ता है जिससे महंगाई बढ़ने लग जाती है। मोर रेवेन्यू डेफिसिट, इसे पूरा करने के लिए गवर्नमेंट और खर्चे करती है, ऐसे एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट और लोन लेती है जिससे गवर्नमेंट और डेफिसिट के अंदर फंसती चली जाती है। मीजर, इसे ठीक करने का तरीका क्या है, देखो मैं इसे ऐसे बता सकता हूं कि अगर मान लो आपका खर्चा ज्यादा है तो आप इसे ठीक कैसे करोगे और आपकी इनकम कम है, तो 2 तरीके हैं, या तो आप अपने खर्चों को कंट्रोल कर लो या फिर आप ज्यादा कमाना शुरू कर दो। तो यही सीन गवर्नमेंट के साथ भी है। गवर्नमेंट रेवेन्यू डेफिसिट को कैसे पूरा कर सकते हैं, या तो गवर्नमेंट अपना टैक्स बढ़ा दे या फिर अपने खर्चों को गवर्नमेंट क्या कर दे, कम कर दे। अब आ जाते हैं हम लोग फिस्कल डेफिसिट पे। फिस्कल डेफिसिट बहुत सिंपल सी बात है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि फिस्कल डेफिसिट से कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, तो ये वाला काफी इंपॉर्टेंट है। देखो मैं एक एग्जाम्पल देता हूं कि मान लो हमारी इंडियन गवर्नमेंट को 20,000 करोड़ रुपए का एक्सपेंडिचर होता है, जिसमें गवर्नमेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करती है लगभग 12,000, ठीक है, और यहां से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है 8,000, तो ये 20,000 करोड़ रुपए का गवर्नमेंट का टोटल खर्चा आता है। अच्छा, गवर्नमेंट इस खर्चे को पूरा करने के लिए लगभग 10,000 करोड़ रुपए तो रेवेन्यू रिसिप्ट से प्राप्त कर लेती है, ठीक है। अब बचता है कैपिटल रिसिप्ट। तो कैपिटल रिसिप्ट के अंदर ना 2 मेन चीजें आती हैं, एक आती है गवर्नमेंट की बोरोइंग्स, यानी गवर्नमेंट में कैपिटल रिसिप्ट में क्या आता है, एक आता है बोरिंग्स और एक आता है डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट जैसे पीएसयूज बेच दिए और भी 1-2 चीजें आती है, ठीक है। तो इसको मैं रख देता हूं अदर के अंदर। अदर और भी चीजें होती है, आप चार्ट में अगर देखना चाहो तो और देख सकते हो कैपिटल रिसिप्ट में क्या क्या आता है, ठीक है। ठीक है, अदर में देखो जैसे गवर्नमेंट 20,000 रुपए का खर्चा करेगी, ध्यान से समझना, जैसे ही गवर्नमेंट का 20,000 करोड़ रुपए का खर्चा होगा तो गवर्नमेंट क्या करेगी, इसे रिकवर कहां से करेगी। तो गवर्नमेंट ये सोचेगी यार इसे रिकवर करने के लिए रेवेन्यू रिसिप्ट हो रहा है 10,000 करोड़, कोई दिक्कत नहीं, चलो 10,000 तो हो गए रिकवर, अब बचते हैं 10,000 और। तो गवर्नमेंट क्या करेगी इस घाटे को पूरा करने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट का खर्चा हो गया 20,000 करोड़ और गवर्नमेंट को रिसिप्ट सिर्फ कितने हो रहे हैं 10,000, तो गवर्नमेंट का 10,000 करोड़ रुपए का अभी भी क्या आ रहा है, डेफिसिट आ रहा है। तो इस 10,000 करोड़ रुपए को खर्च बचाने के लिए यानी कि रिकवर करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, अपने एसेट्स को बेचना शुरू कर देगी, अपनी प्लांट बेचेगी, मशीनरीज बेचेगी, अपनी कंपनी के जो शेयर्स हैं उनको बेचना शुरू कर देगी। और मैं मान लेता हूं कि गवर्नमेंट जो है यहां से 7,000 करोड़ रुपए रिकवर कर लेती है, क्लियर। तो अभी और कितने पैसे हमारी गवर्नमेंट को रिकवर करने हैं, फिर से समझा देता हूं। हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने 20,000 करोड़ रुपए का खर्चा कर दिया, ठीक है, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर की फॉर्म में था, ठीक है। इसे पूरा करने के लिए
लिए गवर्नमेंट को रेवेन्यू रिसिप्ट हो जाता है 10,000 करोड़। ठीक है, गवर्नमेंट को 10,000 करोड़ रुपए की और नीड है अगर गवर्नमेंट अपने पूरे खर्चों को पूरा करना चाहती है। तो इसे पूरा करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, पहले डिसइन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देती है। फॉर एग्जाम्पल अपनी प्लांट बेचती है, अपनी मशीनरीज बेच देती है, अपनी जमीनें बेचना शुरू कर देती है, अपनी कंपनी PSUs के शेयर्स बेचना शुरू कर देती है। हर हथकंडा अपनाने के बाद, पूरी कोशिश करने के बाद भी गवर्नमेंट के पास अभी भी 3,000 करोड़ रुपए की कमी पड़ रही है। यानी कि इतना पैसा गवर्नमेंट को लोन लेकर ही पूरा करना पड़ेगा। गाइस, इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट का मतलब कि खर्चा, कितना खर्चा हम बोरोइंग्स के द्वारा पूरा कर रहे हैं, कितना खर्चा है जो हम उधार लेकर पूरा कर रहे हैं। क्लियर? तो अगर आपको फिजिकल डेफिसिट निकालना है तो एक तो तरीका यह है कि जितनी आपकी बोरोइंग है वही फिजिकल डेफिसिट हो जाता है। दूसरा तरीका यह है कि टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर में कितना क्या क्या आता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। 12 और 8 कितना हो गया, 20,000। तो यहां पर आ जाएगा आपका 20,000 रुपए, ठीक है, या 20,000 करोड़। इसमें टोटल रिसिप्ट आएगा, टोटल, लेकिन इसके अंदर क्या नहीं होना चाहिए, बोरोइंग्स नहीं होना चाहिए। तो टोटल रिसिप्ट में देखो ये रिसिप्ट आ जाएगा और ये रिसिप्ट आ जाएगा, बोरिंग नहीं आना चाहिए। तो कितना गया, 10 और 7 17। तो अगर आप 20 में से 17 माइनस करोगे तो ऑटोमेटिकली कितना आ जाएगा आपका, 3,000 करोड़ आ जाएगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा फिजिकल डेफिसिट। अगर आप इस फॉर्मूले को और समझना चाहते हो, देखो टोटल, इसका फॉर्मूला क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर में क्या क्या आता है, रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर। फिर हम इसमें से माइनस करेंगे क्या, इसमें से माइनस करेंगे टोटल रिसिप्ट। टोटल रिसिप्ट में क्या आता है, रेवेन्यू और कैपिटल रिसिप्ट, लेकिन इसमें बोरोइंग नहीं होना चाहिए। तो देखो रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस कैपिटल रिसिप्ट दोनों माइनस करेंगे, लेकिन इसमें बोरिंग नहीं होना चाहिए, तो बोरिंग को हम लोग माइनस कर देते हैं। क्लियर होता है? अब देखो इसका इंप्लीकेशन क्या पड़ता है। अगर हमारी इकोनॉमी के अंदर फिजिकल डेफिसिट होता है तो क्या इंप्लीकेशन होता है, कुछ सेम टाइप के ही इंप्लीकेशन यानी बैड इंपैक्ट्स देखने के लिए मिलते हैं। थोड़े से पॉइंट अलग है समझना। एक तो डेब्ट ट्रैप, फिजिकल डेफिसिट शो करता है कि इंडियन गवर्नमेंट कितना लोन ले रही है, यानी कि कितना उधार ले रही है अपने बजट के घाटे को पूरा करने के लिए। और बार बार लोन लेने से हम डेब्ट ट्रैप के अंदर फंसते हैं। हमारी इंडियन गवर्नमेंट पे आज भी IMF और वर्ल्ड बैंक जैसी इंस्टीट्यूशंस का बहुत सारा लोन पेंडिंग पड़ा है। इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ेगी क्योंकि इसे पूरा करने के लिए गवर्नमेंट टैक्सेस चार्ज करना शुरू करेगी। फॉरेन डिपेंडेंस, इसे पूरा करने के लिए हम बार बार, क्योंकि फिजिकल डेफिसिट क्या शो करता है, कितना उधार ले रहे हो, और उधार लेने से हम फॉरेन डिपेंडेंसी बढ़ेगी क्योंकि हम बार बार लोगों से उधार ले रहे हैं। इसके अलावा फाइनेंशियल बर्डन ऑन द फ्यूचर जनरेशन, आज उधार लेंगे तो आने वाली जनरेशन को चुकाना पड़ेगा, जिससे फ्यूचर जनरेशन कर्जे में जाती है। ठीक है, इसके सोर्स क्या है, फिजिकल डेफिसिट को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है। इसको पूरा करने के लिए गवर्नमेंट ज़्यादातर तो उधार ही लेती है और कई बार करेंसी प्रिंट कर देती है। कई बार जितने रुपए का हमारे को नुकसान होता है, जितने रुपए का हमारा नुकसान पूरा नहीं हो रहा, जैसे कि मान लो गवर्नमेंट ने 20,000 करोड़ का खर्चा करा, सारे सोर्सेज लगाने के बाद भी 17,000 करोड़ ही अरेंज हो रहे हैं, 3,000 कम पड़ रहे हैं, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, 3,000 करोड़ रुपए के बराबर नए नोट छाप सकती है या उधार ले सकती है। मेजर क्या है, ठीक करने का तरीका क्या है, वही पुराना तरीका, या तो सरकार टैक्स बढ़ा दे या सरकार अपने एक्सपेंडिचर को कम कर ले। एक होता है हमारा प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट में पहले ही बता देता हूं, इंप्लीकेशन सेम ही लिख देना, आप लिखना चाहो तो दोनों का मिक्स करके लिख सकते हो। ठीक है, मेजर आप सेम ही लिख देना। ठीक है, अब प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, प्राइमरी डेफिसिट का मतलब होता है कि जो फिजिकल डेफिसिट आया, फॉर एग्जाम्पल 3,000 फिजिकल डेफिसिट जो 3,000 आया, उसमें से आपने जितना इस साल इंटरेस्ट पे करा उसको आप माइनस कर दो। जैसे फिजिकल डेफिसिट आया 3,000 और आपने इंटरेस्ट पे करा इसके अंदर से जैसे 500, तो आपका कितना आ गया प्राइमरी डेफिसिट, 2,500 करोड़। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या देते हैं, प्राइमरी डेफिसिट। तो बच्चों ये हमारा था तीनों के अंदर एक कंपैरिजन था। कंपैरिजन कैसा था, रेवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। अगर हम इसको एक बार नोट्स से चेक करें तो हम इसको कैसे लिखेंगे एग्जाम के अंदर एक बार समझते हैं, नोट्स के अंदर से भी चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा ये रहा रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इंप्लीकेशन क्या है, इससे हमारे असेट्स कम हो जाते हैं। ठीक है, इससे हमारे असेट्स कम होते हैं। इन्फ्लेशन की सिचुएशन पैदा होती है, महंगाई बढ़ने लगती है क्योंकि गवर्नमेंट बहुत सारे टैक्सेस चार्ज करना शुरू करती है जनता पे। मोर रेवेन्यू डेफिसिट आ जाता है और उधार बढ़ने लगता है, और इंक्रीज द बर्डन ऑफ टैक्सेस, गवर्नमेंट टैक्स को चार्ज करना शुरू कर देती है, ज्यादा टैक्स लगाती है डेफिसिट को कम करने के लिए। ठीक है, मेजर टू रिड्यूस द रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट को ठीक करने का तरीका क्या है, गवर्नमेंट या तो टैक्स बढ़ा दे, रिच पीपल के ऊपर, लोगों के ऊपर टैक्सेस बढ़ाना शुरू करे, या फिर जो गवर्नमेंट अननेसेसरी खर्चा कर रही है या उधर उधर खर्चा कर रही है उसको कट करने की कोशिश करे। तो ये कुछ
सिमिलर टाइप के मेथड्स हैं। फिस्कल डेफिसिट में आ जाते हैं, मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, 3 फॉर्मूले हैं इसके, वहां पर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। इसका इंप्लीकेशन क्या है, गवर्नमेंट डेब्ट ट्रैप के अंदर फंस जाती है। डेब्ट ट्रैप का मतलब क्या होता है, लोन ट्रैप। इसे पूरा करने के लिए गवर्नमेंट लोन देती है, और लोन क्या होता है, एक ट्रैप होता है, क्योंकि अगली बार आपको लोन भी वापस करना है, साथ में उसका इंटरेस्ट भी वापस करना है, ठीक है। उसके बाद फॉरेन डिपेंडेंसी बढ़ जाती है, हम फॉरेन के ऊपर ज़्यादा डिपेंड हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग उनसे बार बार लोन ले रहे हैं। इन्फ्लेशन बढ़ता है, इकोनॉमी के अंदर महंगाई बढ़नी शुरू हो जाती है इसकी वजह से, ठीक है। और फाइनेंशियल बर्डन ऑन द फ्यूचर जनरेशन, फ्यूचर आने वाली जो जनरेशन है उनको इसको पे करना पड़ता है, यानी आने वाली जनरेशन के ऊपर इसका फर्क पड़ता है, ठीक है। तो पूरा नोट कर लेना अच्छे तरीके से, ये लैंग्वेज यही बना के लिख के आनी एग्जाम के अंदर आपको। सोर्सेज ऑफ फाइनेंशियल फिस्कल डेफिसिट, ठीक है। फिस्कल डेफिसिट को हम लोग कैसे ठीक कर सकते हैं, बोरोइंग से, ठीक है, और डेफिसिट फाइनेंसिंग से, यानी कि हम उधार ले लेते हैं या फिर हम नए नोट छाप देते हैं। मेजर टू रिड्यूस द फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट को कम करने का तरीका क्या करना है, पब्लिक एक्सपेंडिचर को कम करना है और टैक्स को बढ़ाने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पर बता दिया उन्होंने, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं प्राइमरी डेफिसिट, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, एक ऐसा डेफिसिट जिसके अंदर हम लोग जो फिस्कल डेफिसिट होता है, जब हम उसमें से इंटरेस्ट की पेमेंट कर देते हैं तो वो प्राइमरी डेफिसिट है। फिर इसका इंप्लीकेशन क्या है, अगर आपको याद नहीं होता तो आप सेम टाइप का भी लिख सकते हो। इसका इंप्लीकेशन क्या है, इसको रिड्यूस करने के तरीके क्या है, ठीक है। तो आप ये पूरा नोट कर लेना, आप एज इट इज एग्जाम के अंदर पूरा ये लिख सकते हो। क्लियर होता है। तो बच्चों एक क्वेश्चन हम लोग इसका सोल्व करके देखते हैं एक बार। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारे को रेवेन्यू डेफिसिट निकालना है और फिस्कल डेफिसिट निकालना है, और इसके बाद हमारे को प्राइमरी डेफिसिट निकालना है, ठीक है। सबसे पहले हम आ जाते हैं रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है। रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक बार ढूंढ लो, देखो ये मिल गया आपको। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना आ रहा है 100 माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट, एक बार चेक कर लेते हैं, ये रहा रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है। ये रेवेन्यू रिसिप्ट हमारा कितना है 80, तो इसका आंसर आ गया हमारा 20 करोड़, क्योंकि सारे अमाउंट करोड़ के अंदर गिवन है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग फिस्कल डेफिसिट पे। फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला क्या बताया था, टोटल एक्सपेंडिचर। अब देखो टोटल एक्सपेंडिचर में क्या क्या आता है, एक तो आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो पहले एक बार रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आप लोग देख लो। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपका मिल गया 100, ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है 100। अब आ जाते हैं हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर आपको सबसे लास्ट में दिख रहा होगा 110। क्लियर, ये आ गया हमारा टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। इसमें से माइनस करेंगे टोटल रिसिप्ट, लेकिन उसमें बोरोइंग नहीं होना चाहिए। तो टोटल रिसिप्ट में क्या क्या आता है, सबसे पहले आता है रेवेन्यू रिसिप्ट। तो रेवेन्यू रिसिप्ट एक बार चेक करो, तो रेवेन्यू रिसिप्ट हमारा आ रहा है 80, ठीक है। रेवेन्यू रिसिप्ट आ रहा है 80, माइनस करेंगे ब्रैकेट लगा के, रेवेन्यू रिसिप्ट आ रहा है 80, और फिर आता है हमारा कैपिटल रिसिप्ट। लेकिन कैपिटल रिसिप्ट में जो बोरोइंग है वो नहीं होना चाहिए, डिसइन्वेस्टमेंट वाली चीजें हो सकती हैं, ठीक है। तो यहां पर देखो सबसे पहली लाइन में लिखा है कि कैपिटल रिसिप्ट है नेट ऑफ बोरोइंग, यानी कैपिटल रिसिप्ट है लेकिन उसमें से बोरोइंग माइनस हो रखी है, नेट ऑफ माइनस कर रखी है, क्या बोरोइंग कितना है 95। तो ठीक है, वैसे भी हमें बोरोइंग चाहिए ही नहीं था, तो बोरोइंग माइनस करके दे रखा है हमारे को, ये हमारा 95, ठीक है। तो एक बार हम इसे सोल्व कर लेंगे तो ये 110 आ जाएगा, माइनस कर लेंगे 175, तो ये आपका आ जाएगा 35। क्लियर, तो ये 35 करोड़ आ गया। तो उसके बाद आ जाते हैं हम लोग प्राइमरी डेफिसिट पे। प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला क्या है, जो फिस्कल डेफिसिट आया है आपका 35, उसमें से हम लोग माइनस कर देंगे इंटरेस्ट की जो पेमेंट करी है आपने, इंटरेस्ट की पेमेंट करी है 10, तो ये आ गया हमारा 25, ठीक है। तो आपके पास जो भी बुक है, आप जो भी बुक फॉलो करते हो, उसमें अगर आपने कंसेप्ट को अच्छी तरीके से समझ लिया है कि किसके अंदर क्या क्या चीज़ें आने वाली है, और आपको चार्ट अच्छी तरीके से क्लियर है, तो अगर आप सारे आइटम्स को पकड़ पा रहे हो कि कौन सा आइटम कहाँ पे जाना है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कौन सा जाना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में, रेवेन्यू रिसिप्ट में और कैपिटल रिसिप्ट में, अगर आप इन आइटम्स को पकड़ पा रहे हो तो आप कोई भी क्वेश्चन अपनी बुक का कर सकते हो, ठीक है। तो आप जितने भी क्वेश्चन है उनको ट्राई करो और देखो आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। तो बच्चों मिलते हैं हम लोग अगली क्लास के अंदर। आज हमने जैसे बजट का पूरा चैप्टर मैंने आपको कवर करवा दिया, अगली क्लास के अंदर मैं आपको मनी और बैंकिंग का पूरा फुल कंसेप्ट आपको कवर करवाऊंगा। और जिन बच्चों ने मेरा चैनल